सकते हो हाउ मच इट इज एक्साइटेड रीडिंग बिटवीन रिस्क है तो इश्क है. इट्स अ फेमस टैग लाइन. I request my council colleague, please be on the dais, Pinky Kedia. अनिल सिंघवी जी को कौन नहीं जानता. हम रोज उनको देखते हैं टीवी पे. इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इंट्रोडक्शन के लिए आई रिक्वेस्ट बैक एंड टीम टू प्लीज प्ले द वीडियो. निर्मला जी कुछ बांट नहीं रही है, बांटिए. टैक्स कट. स्टिमुलस क्या है? टैक्स काटिए. Slash the corporate tax rates. बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन एनएससी से है. लगातार 3 दिन तक आपके डेटा अपलोड नहीं हो रहे. कैसे मार्केट चला रहे हैं आप? ये सब डरते क्यों है एक्सचेंज से? एक्सचेंज को आप लोग फीस दे रहे हैं. बिल्कुल. अगर एक्सचेंज आपको सर्विसेज दे रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा आप लोगों को. कोरोना जैसी सिचुएशन न पहले कभी हुई लाइफ में, एक बार आपको देखने को मिलती है. क्या आप उसका इस तरह से फायदा उठाएंगे? इस वक्त आप दाम बढ़ाकर बहुत गलत कर रहे हैं. फिर HUL में H तो गायब ही है. आप में हिंदुस्तान वाली फीलिंग नहीं है. 50 लाख की डिपॉजिट करवाइए किसी बैंक में तो मुझे 50 लाख का इंश्योरेंस मिले. 1 लाख रुपए ये RBI कौन है डिसाइड करने वाला? Insurance cover for a depositor. Now we are raising it to 5 lakhs. बिजनेस चैनल के इतिहास में आज सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है. आपकी मेहनत की कमाई को लूटने का धंधा जोरों से चल रहा है. यहाँ छोटे लोन देने वाली कंपनियों की गुंडागर्दी लॉकडाउन के सभी नियमों और निर्देशों की धज्जियां उड़ा रही है. ऑपरेशन डीमैट डाका, आपका डीमैट अकाउंट जहां बिना किसी खून खराबे और हथियार का इस्तेमाल किए ये लुटेरे आपके जीवन भर की गाढ़ी कमाई कुछ ही मिनटों में साफ कर देते हैं. नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है. हिंदी में समझ में नहीं आता है उनको, इंग्लिश में नो 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 नो. ऐसा ना हो कि लोगों को खून के आंसू पीने पड़े. पिछले 10 दिनों से नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, ठोक ठोक के बोला, चिल्ला चिल्ला के बोला, पूरे 25 साल की इज्जत को दाव पे लगा के बोला. अनिल सिंघवी एक ऐसा नाम जिन पर भरोसा करते हैं करोड़ों लोग. एक मंझे हुए बिजनेस जर्नलिस्ट होने के साथ साथ अनिल सिंघवी CA और CS भी हैं और रुपए पैसे, सरकारी खजाने, आर्थिक नीतियों के साथ बाजार के हर दांव पेच को बखूबी समझते हैं. जब बात हो आम निवेशक और कंज्यूमर के हक की तो अनिल सिंघवी के तीखे सवालों से सरकार और मंत्री भी नहीं बच पाते. अनिल सिंघवी के स्टाइल ने बिजनेस जर्नलिज्म का चेहरा ही बदल दिया. कठिन से कठिन शब्दों को आसान भाषा में समझाकर न सिर्फ बिजनेस चैनल्स को आम लोगों के घर तक पहुंचाया बल्कि दर्शकों को एकजुट और एम्पावर किया. उन्हें सिर्फ एक दिग्गज एंकर या एडिटर नहीं बल्कि एक दोस्त और फैमिली मेंबर का दर्जा मिला है. और इसीलिए अनिल सिंघवी ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो होने वाले बिजनेस जर्नलिस्ट हैं. इज द बेस्ट एंकर यार. हिंदी में इतना अच्छा कोई करने वाला है नहीं. आप इनको आधा घंटे का टाइम दो, कैमरा दो और देखो फिर क्या निकालते हैं. वो पत्थरों से हीरा निकालते हैं. वो बहुत ही बढ़िया इंसान है जी. और वो भी क्योंकि दिल से बोलते तब है जब दूसरा आदमी भी दिल से बोलने वालों को अप्रिशिएट करे और अपने आप उस टाइप का हो. बिजनेस में आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस करेंगे. और जैसे आप खुद ही बोल रहे थे ना कि लोगों को लेके आएंगे बल्कि उनको पैसा कमाने में बहुत भरपूर मदद करेंगे. Investors will be very happy to see a very experienced face now. अनिल जी आप बहुत ही सही हैं और मैं कहूँगा कि जो कॉमन रिटेल इन्वेस्टर है उसके बिहाफ पे आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छी बात पकड़ के लाते हैं. बहुत बहुत साधुवाद. थैंक यू. साधुवाद. पहले तो आप मुझे अनिल भाई बहुत प्यारे लगते हैं आप, और आप जो बोलते हैं वो ब्रेकिंग न्यूज हो जाता है. जी बिजनेस चैनल्स में नंबर 1 बन करके उभरा है. आपके उस प्रचंड पुरुषार्थ के लिए और आपके लोग के प्रति जी बिजनेस के प्रति जो लोगों का विश्वास है और सभी आपके निष्ठावान, आपके ऊपर जो फेथ करते हैं, आप पर जो ट्रस्ट करते हैं, उन आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम और बधाई. अवार्ड्स की दुनिया में साल दर साल बजा अनिल सिंघवी के नाम का डंका. हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सानिध्य में इन्वेस्टर एजुकेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सम्मान मिला और नेशनल टेलीविजन अवार्ड्स में बेस्ट न्यूज एंकर का अवार्ड मिला. 2019 में आइकन ऑफ बिजनेस जर्नलिज्म और 2021 में मोस्ट क्रेडिबल बिजनेस जर्नलिस्ट के अवार्ड से सम्मानित किया गया. जोरदार तालियों से अनिल जी का स्वागत कीजिए.
डिस्पाइट हिज बिजी शेड्यूल अभी उन्होंने अपना शो खत्म किया एंड विद इन 10 मिनट्स ही इज हियर. कल एक सेशन कहीं और बाहर था, कल और कहीं बाहर है. मेरे ख्याल से अगले 1 महीने तक सर के पूरे सेशंस प्लान है. बावजूद इसके उन्होंने हमको टाइम दिया, यहाँ पर आए. लुक एट द एनर्जी लेवल. सो आई रियली थैंक यू सो मच अनिल जी कि हमारी रिक्वेस्ट पर आप हमारे साथ यहाँ आ जाए. गिव हिम अ लाउड ऑफ अप्लॉज. और आज के सेशन की स्पेशलिटी ये कि कोई रेडीमेड फॉर्मेट नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है कि हमने क्या रेडी किया है, अनिल जी को क्या बोलना है. जस्ट वी आर गोइंग लाइव एज जैसे वो टीवी पे डायरेक्टली बोलते हैं. वी आर गोइंग टू क्वेश्चन हिम. यू ऑल्सो कैन आस्क सम क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स. सो डायरेक्टली फर्स्ट आई विल रिक्वेस्ट टू चेयरमैन C. Arpit Kabra. You can start taking questions. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Please show some energy for the man here, Anil Bhai Singhvi. I think questions and questions and questions and sir's response is what we want to have in this session. In the world of Unplugged, sir, first of all, welcome to this amazing conference. Most sought after in WIRC, thanks to the committee from the Central on Capital Markets. Now let me first ask you first question. When we reached out to you, why risk hai to ishq hai, and why the reading between the lines? देखिए वो कहते हैं ना कि अंदर माल क्या निकलेगा वो तो पता नहीं, पैकेजिंग तो प्रॉपर होनी चाहिए. तो अब अनिल जी आके क्या बोलेंगे क्या बताएंगे वो तो किसी को पता नहीं, लेकिन कम से कम लाइन आपने ऐसी रखी कैची है तो लोगों को लगता है कि कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा. आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट समवन हु हैज़ टेकन दिस लाइन एंड कि इसी पर डिस्कशन करते हैं. एंड इट्स एक्चुअली अनप्लान्ड, बट वो कहते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि भले आप प्लान न करें लेकिन वो वैसे ही हो जाती है. सो मतलब 6 दिनों से लोगों के मतलब चेहरे उतरे हुए हैं, होश उड़े हुए हैं, तो एकदम सही वक्त पे ही रिस्क और इश्क का तालमेल है जो एकदम आई एम श्योर आप काफ़ी लोग उस पर सवाल जब पूछना चाहेंगे, काफ़ी लोग बात करना चाहेंगे. पॉइंट ये है कि सबको पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से, लेकिन कमाना किस तरीके से, जैसे एफडी में आता है. मतलब रिस्क एफडी वाली चाहिए, रिटर्न स्टॉक मार्केट वाली चाहिए, है ना. मतलब वो वैसा है कि मतलब है ना, मतलब जैसे यहाँ पे बहुत सारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मतलब उनको वाइफ तो दीपिका पादुकोण जैसी चाहिए, लेकिन साथ ही वो भी चाहिए कि वो घर पे सारे काम वाम भी हमारे वो करे. उसको मेंटेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन ख्वाब तो वैसे ही है. सब दोनों चीज़ें साथ में आती, बहुत एक साथ में लाइफ में एक चीज़ नहीं मिलती. अगर आपको वाकई में पैसा कमाना है तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी, बिना रिस्क के कुछ नहीं है. अगर कोई एरोप्लेन वाकई में चाहता है कि वो कभी एक्सीडेंट ना हो तो बढ़िया है, फिर एयरपोर्ट पे खड़ा हो जाए ना. लेकिन वो इसलिए नहीं बना है, वो बना है उड़ने के लिए, और उड़ेगा तो ही क्रैश होने का खतरा है, राइट. मतलब ये तो ऐसा हो गया कि भाई किसी ने बोला है कि वो जब भी ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं लास्ट वाली बोगी जो होती है ना उसमें लोगों की ज़्यादा मतलब नुकसान होता है, मर जाते हैं. तो किसी ने समझा कि लास्ट वाली बोगी हटा दो. सिमिलरली स्टॉक मार्केट में सिंपल एक ही चीज़ है, जिस रिस्क को आप अपना दुश्मन समझते हैं, अगर उस रिस्क को, वोलेटिलिटी को आप अपना दोस्त समझने लगें और उससे इश्क करने लगें तो फिर देखिए किस तरह से माहौल बदल जाता है, फिज़ा बदल जाती है, और जो आप पैसा बनाते हैं. क्योंकि क्या होता यही है कि जब सबको डर लगता है, वो कहते हैं ना कि दिल लगाना मतलब दिल वालों का काम है ना. मैं इस पर एक शेर सुनाता हूँ, मेरा ही अपना है, और मैं कभी कभी स्टॉक मार्केट में शेर भी लिखता हूँ. तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ कुछ बात करते करते आपके दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं. शेयर खरीदना तो शेर दिलों का काम है, बुज़दिल तो सिर्फ भाव देखा करते हैं. क्या बात है. सो अगर आप में दम है
इश्क करने की ताकत है। इश्क हर कोई नहीं करता ना, ज़्यादातर लोग। अब तो ठीक है, आजकल अर्पित जी आपके ज़माने में कॉमन हो गया, हमारे ज़माने में तो अरेंज मैरिज ही होती थी। हमारे पिताजी के ज़माने में तो वो देखने दिखाने का भी सिस्टम नहीं होता था। किसकी लॉटरी कब लगेगी, क्या लगेगी, वो उसी दिन पता चलता था। जब घूंघट हो रहा हो तो पता चलता है कि आपकी लॉटरी लगी है, पता नहीं। तो और फिर उसके बाद ये भी पता है कि ज़िंदगी भर ऐसे ही निकालनी है। सो अब वो ज़माना बदल गया है, लेकिन अगर आप में ताकत है, दम है इश्क करने का, रिस्क लेने का, तो स्टॉक मार्केट से बढ़िया कोई जगह है नहीं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट से बढ़िया कुछ भी नहीं है। नंदा सर। अनिल जी, जी अनिल जी, एक पिक्चर आई थी नमक हलाल जी, उसमें अमिताभ कई बार बच्चन- देखी है। जी, अमिताभ बच्चन कहता उसमें आई राइट इंग्लिश, आई ड्रिंक इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश, आई डांस इंग्लिश। तो आपके बारे में कहा जाए तो हर चीज तो आप यूज ईट मार्केट्स, यू ड्रिंक मार्केट्स, यू लिव मार्केट्स, यू डांस मार्केट्स। तो मेरा एक छोटा सा प्रिलिमिनरी क्वेश्चन आपको है कि कब आपको मार्केट से इश्क हुआ? क्योंकि आप सबको राय दे रहे हैं कि रिस्क से इश्क करें, और आपका इश्क कब शुरू हुआ और कैसे जर्नी आपकी धीरे धीरे इस लेवल पर आई कि आपको लगने लग पड़ा कि अगर कुछ है तो इश्क है रिस्क के साथ? मेरी मार्केट के इश्क की शुरुआत एनएससी के साथ हुई। जिस दिन एनएससी का पहला ट्रेडिंग सेशन था, एनएससी एग्जिस्टेंस में आया, और उस दिन तब मेरा फर्स्ट जॉब हुआ करता था CACS करने के बाद में। तब मैं एक स्टॉक ब्रोकर हुआ करते थे, उनके अंडर में मैं काम करता था, पहला जॉब था हमारा। और एनएससी का जो पहला दिन था, उसी दिन मैंने जमकर बहुत सारा बिजनेस किया। और तब ये होता था कि लाइंस चलती थी, कलकत्ता एक्सचेंज अलग होता था, पूना अलग होता था, बॉम्बे अलग होता था, फिर एनएससी नया शुरू हुआ, तो वो भाव के बड़े डिफरेंस होते थे। पता चला BSE में और एनएससी में, या पूना में और BSE में रिलायंस के स्टॉक में 20, 25, 30 रुपये का फ़र्क चल रहा है, तो वो आर्बिट्राज होता था ना, यहाँ लिया वहाँ बेच दिया, ऐसा करते। तो उस दिन मुझे याद है कि ऑलमोस्ट मेरे टर्मिनल पे एनएससी के टोटल वॉल्यूम का 40 से 50% टर्नओवर था, क्योंकि तब पहला दिन था, ज़्यादा लोग सिस्टम में और ऑनलाइन ट्रेडिंग समझते नहीं थे, कंप्यूटर ट्रेडिंग नहीं थी। लेकिन और वहाँ से मुझे पहले दिन ये लगा, अरे दिस थिंग इज़ सो फैसिनेटिंग। मतलब जनरली होता है ना, लोग है ना बड़े लाइफ से बड़ी कंप्लेन करते हैं, अरे यार यही आज सुबह उठ के जाना है, वापस यही मार्केट है यार, सुबह उठना, वही क्लाइंट के फ़ोन आएंगे, वही ट्रेड करना है, या वही लोगों को फ़ोन करना है, बताना है, क्या बोरिंग लाइफ है। एंड इंस्टेड व्हाट आई फील इज there cannot be more fascinating than markets. Every second, every millisecond prices are changing, so dynamic. What else could be more dynamic than markets? Isn't it? So इतना बदलने वाली चीज़ तो लाइफ में मैंने और कहीं देखी नहीं। तो हर वक्त कुछ नया है, हर वक्त कुछ बदल रहा है। There is so much to learn. मतलब हर साल, हर दिन, हर हफ्ते, हर मोमेंट आप कुछ नया सीखने के लिए आपको मौके मिलते हैं। So that's how my ishq started with market. एंड सिंस देन आई नेवर लुक बैक। और आज भी मतलब मैं नाउ आई एम 53, ट्रैवल अलॉट, आपकी तरह सर आप जितना तो नहीं कर पाता, बट अगर मैं रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी घर पहुंच रहा हूं, कितना भी बजे है, उसके बाद मैं अपनी डेटा रीडिंग करता हूं, पढ़ाई करता हूं, नेक्स्ट डे के लिए तैयार होता हूं। कई बार ऐसा होता है 2 घंटे 3 घंटे सोने को मिलता है, लेकिन वो सुबह किक लगती है, यार ऑफिस जाना है, मतलब ये करना है। सो वो जब तक आप में अंदर से ना आए ना, तो मैं कई बार बोलता हूँ कि डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, राइट। सो अगर आपका उस चीज़ को लेकर पैशन है, तो ना आपको थकान होगी, ना आप बोर होंगे, और फिर आपका वही है ना कि कहते हैं कि लाइफ में आपके पास हर चीज़ के लिए टाइम है। आपकी प्रायोरिटी क्या है, जिस चीज़ की आपकी प्रायोरिटी, उसके लिए कभी टाइम की कमी नहीं है। सो अगर आपका इश्क मार्केट के साथ है तो हमेशा सर कभी समय की कमी नहीं है। ब्रिलियंट। आई मीन सफल बनने के लिए जुनून होना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। हम लोग तो क्वेश्चंस पूछ ही रहे हैं, अगर आप लोगों में से भी किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है, आप लिख कर स्टाफ को दे दीजिए। लेट देम आस्क एनीथिंग। या नो 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 प्रॉब्लम, जो पूछना है पूछो, मुश्किल वाले पूछना थोड़ा। After 2-3 questions will come. So one question is like nowadays retail investors have a far more weightage in market upward movement. So is this it will continue, or still we have to depend on FII flow for market movement, or what you say? देखो शादी में घर वाले भी चाहिए और बाराती भी चाहिए, तभी मज़ा है। एक तरफ की एब्सेंस हो तो मज़ा क्या है। सो हमको तो बाहर वाले भी चाहिए, FIs, और लोकल हमारे अपने इन्वेस्टर भी होने चाहिए। मज़ा तो तभी है ना, पार्टी का मज़ा तभी है जब सब लोग आए, राइट।
जो चेंज हुआ है इंडिया में वो यही हुआ है कोविड के बाद कि पहली चीज, पहले एक्चुअली किसी ने ढंग से स्टॉक मार्केट देखा और समझा ही नहीं, है ना। हमेशा क्या होता था, स्टॉक मार्केट को प्रेजेंट भी ऐसे ही किया गया और उसकी इमेज भी ऐसी थी कि डेफिनेशन भी ऐसी थी। श्वेता जी, डेफिनेशन क्या थी? स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां बिना मेहनत, मैं कम मेहनत नहीं बोल रहा हूं, बिना मेहनत के बिल्कुल थोड़े समय में बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है ना। यही डेफिनेशन थी। तो सबको क्या लगता है, बस यार मैं, अब अर्पित जी सीए हैं, प्रैक्टिस करते हैं, साल में अगर अर्पित जी को पूछो कि आप अपनी प्रैक्टिस कितनी बढ़ा लेंगे, कोई बहुत अच्छा साल गया तो 30%, 35%, 40%, नॉर्मल साल गया तो 20%, कोई साल ऐसा भी होगा कि जब थोड़ा सा मामला ढीला है तो नहीं बढ़ी तो नहीं बढ़ी, राइट। जो क्वालिफिकेशन इन्होंने ली हुई है, जो दिन रात ये करते हैं, जिसका एक्सपीरियंस है, जिसके ये मास्टर है, अगर उसमें साल में ये डबल नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ मार्केट में सबको 6 महीने में डबल करना है, तो स्टॉक ऐसा बताओ जो 6 महीने में डबल हो जाए। और अगर उनको किसी को अब आप यहाँ टिप, मुझे आके यहाँ टिप पूछेंगे लोग, और अगर मैंने गलती से बोल दिया TCS ले लीजिए, HDFC बैंक ले लीजिए, LNT ले लीजिए, तो बोलेंगे अनिल जी को इसलिए बुलाया था यहाँ, ये तो हमको भी बता, आपने आके नया क्या बताया। तो पॉइंट क्या है कि आपने मार्केट से एक्सपेक्टेशन ही अलग रखी हुई है कि हमको बहुत सारा कमाना है, जरूर से, और बिना मेहनत के कमाना है। ये थॉट प्रोसेस जिस दिन चेंज होगी, उस दिन आपको लगेगा कि जो मार्केट में इन्वेस्टर्स नए आ रहे हैं, ये जो क्रांति हुई है, और मैं इसीलिए है ना, ये जितने रिटेल इन्वेस्टर्स मार्च 2020 के बाद मार्केट में आने लगे, मैं इनको तीसरी महाशक्ति नाम देता हूँ। ये हमारी तीसरी महाशक्ति है। पहली FIs, दूसरे लोकल म्यूचुअल फंड्स होते थे, अब ये तीसरी महाशक्ति, इनका पावर। और इनका पावर अगर किसी ने नहीं देखा, नहीं समझा है, तो पिछले 6 महीने में देख लीजिए, अकेले मिलके FIs की जितनी सेलिंग हो रही है उसके सामने लोकल फंड्स में, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा लगाकर मार्केट को देखिए। पहली बार लाइफ में ऐसा देखा है मैंने अपने 30 साल के मार्केट के करियर में कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ऐसे भागे कि लार्ज कैप को शर्म आ रही है, राइट। लेकिन यही ताकत पिछले 6 दिनों में भी दिखी है। ताकत सिर्फ लेने वाली नहीं है, न FIs ने बेचा है, न लोकल फंड्स ने दबाकर बेचा है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जितना दबाकर बेच कर निकले हैं, मार्केट उठ नहीं पा रहा, इन दोनों से भी नहीं उठ पा रहा। सो आप में ताकत है, कम्युलेटिवली ताकत है। रिटेल इन्वेस्टर वो बेचारा है ना, बेचारा सा प्राणी है एकदम, इसकी क्या औकात है। ये डेफिनेशन बदल चुकी है, थर्ड पावर है, एक साथ मिलकर बड़ा पावर है, इसलिए आप इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है। आपके मेरे लाइफ टाइम में हम देखेंगे ये 14 करोड़ डीमेट अकाउंट 40 करोड़ भी होंगे और ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हर महीने 25 से 30 लाख नए डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, हर महीने अब 16,000 करोड़ की SIP आ रही है, साल में 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ रुपए का पैसा म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है। दिस इज समथिंग रियली बिग एंड इट्स नॉट गोइंग टू चेंज ओवरनाइट। दिस काइंड ऑफ रिटेल बुल रन गोइंग टू स्टे इन इंडिया फॉर क्वाइट सम टाइम। आप देखिए यहाँ पे मैं जितने यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कितने आप में CS हैं जो स्टॉक मार्केट में अपना करियर बना चुके हैं, अभी स्टॉक मार्केट में हाँ बना चुके हैं, बनाने वाले बनाना चाहते काफ़ी लोग। एक ज़माना था जब नंदा साहब का तो ज़माना अलग था, खैर हमारे ज़माने में जब मैं CEO हुआ था 1993 में, अगर मैं ये बोल देता कि मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, मैं जॉबर हूँ या मैं ट्रेडर हूँ, कसम से मेरी शादी नहीं होती। अरे उस समय कोई मतलब लड़की नहीं देता, बोलता था कि इसका तो कैरेक्टर लूज है, खुद तो डूबेगा, किसी दिन पूरे परिवार को डूबेगा, हमारे को भी फिर ससुराल वालों से भी पैसा मांगेगा। तो ये हाल था। आज लोग प्राउडली बोलते हैं आई एम ए प्रोफेशनल ट्रेडर। लेकिन सर आजकल उल्टा है, जो शेयर में काम कर रहा है उसको लड़की जल्दी मिलती है सर, वो लड़की भी चाहती है शादी करो। यही प्रॉब्लम रही मेरी लाइफ में आज तक कि मेरी मार्केट को लेकर, लाइफ को लेकर टाइमिंग, एक जनरेशन लेट पैदा होता ना तो बताओ हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी हीरोइन है जो इतने स्मार्ट एंकर के साथ। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक खुशी की बात है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपने एक बात बोली है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कैपिटल मार्केट्स हम देखते हैं, और एक टाइम था व्हेन सो एक जेनरिक क्वेश्चन है एंड आज हमारे यहाँ जो जितने भी स्पीकर्स आए हैं, केडिया जी हैं, फिर दीवान जी हैं, तो एक डिस्कशन ऐसा हो रहा था कि कहीं ना कहीं ओवर क्वालिफिकेशन या ज़्यादा एजुकेशन से क्या आदमी कंजर्वेटिव बन जाता है। और अगर ऐसा है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड दिस इज अ एंटायर फोरम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, व्हाट आर 3 गुड top things that you will tell or you want to share? एक notion मतलब that boundary should be breached so that you can become an avid
investor, come trader, come maybe successful in this entire market. So 3 top things for people who are maybe heavily qualified or have more knowledge and therefore are conservative. एक ऐसा myth है. What do you think? मैं वो 3 चीज़ें बताऊँ अर्पित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत रिलेवेंट है एक्चुअली। मैं जब CNBC के ज़माने में था और एक बार मैं हमारे कोई अच्छे से मित्र थे, उनके साथ आयकर भवन में गया कॉफ़ी पीने, चाय पीने। उधर से निकल रहा था, फ़ोन किया मैंने कि सर चाय पीने आता हूँ। हाँ आइए अनिल जी, बैठे। कोई बड़े उस ज़माने में तो सारे पेपर वो बड़ी सी एक फाइल वाइल खुली थी, इतने सारे कॉन्टैक्ट नोट्स थे। जब फिजिकल कॉन्टैक्ट नोट्स का ज़माना था ना, तो मैंने मार्केट वाला आदमी थोड़ा देखा, कॉन्टैक्ट नोट दिखे तो मैंने कहा किसी मार्केट वाले की फाइल है सर? बोला हाँ, इस स्क्रूटनी में कैसा है? मैंने कहा किसकी? कोई बड़ा मोटा ट्रेडर इन्वेस्टर लगता है, वो जर्नलिस्टिक क्वालिटी होता है हमारे अंदर से वो निकलती है जो मैंने तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि बहुत मोटा पैसा बनाया हुआ इस आदमी ने? तो बोले लॉस का रिटर्न है एकदम। एंड आई वाज शॉक्ड। मैं बोले क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा किसकी है फाइल? कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एंड आई गॉट शॉक ऑफ माई लाइफ। मैं बोला मैं इसको बताऊँ कि नहीं बताऊँ मैं CA हूँ? मैंने बोला ऐसा कैसे? तो उसने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली जो आप सबको सोचने की ज़रूरत है, और ये बड़ा सीरियस टेक अवे है हम सारे CAs के लिए। उन्होंने बोला देखो बॉस, क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनको ये गलतफहमी कि उनको सब आता है, उनको मार्केट पूरा आता है। ये बड़ी गलतफहमी है कि हम सब जानते हैं, हमको कौन सिखाएगा। तो उनको ये लगता ही नहीं कि हमें किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लेनी चाहिए, हम खुद दूसरों को देते हैं, हमें कौन सिखाएगा। मैंने कहा तो हाँ तो आता है, उनकी डिग्री है, क्वालिफिकेशन है। बोले नहीं, आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपर्टाइज उस चीज़ में जो सुबह से शाम आप करते हैं, उसमें नहीं जो आप नहीं करते हैं। मैंने कहा फिर दूसरी प्रॉब्लम यह है कि कमाते बहुत हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? इधर से या तो सैलरी आ रही है मोटी, या इधर से आपके क्लाइंट की फीस आ रही है, वो इधर प्यार से जा रही है। लॉस की फंडिंग आराम से होती है, स्मूथली, तो और किसी को जवाब तो देना नहीं है। CA से कौन पूछे कि भाई तेरी बैलेंस शीट कैसी बनी है? भाई कोई दूसरा CA पूछने से, आपकी वाइफ पूछने से रही, राइट? आपको किसी को जवाब देना नहीं है, बच्चों को। सो आराम से पैसा इधर से आता है, इधर जाता है, और इसलिए लॉस की फंडिंग प्यार से होती रहती है, और इसलिए इनको फर्क नहीं पड़ता। वो किक मिलती है, मज़ा आता है, वो एक एडिक्शन है ट्रेडिंग करने का, ये फैक्ट है। सो अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ। 3 चीज़ें, लर्न, अनलर्न, रीलर्न। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हमेशा करनी चाहिए, चाहे वो आप प्रोफेशन में हैं, जॉब में हैं, और स्पेशली अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं। और मैं बताता हूँ मैं 30 साल में जो कुछ सीखा, मेरी सारी की सारी पढ़ाई लिखाई सब दरी की दरी रहेगी 2022 में, पूरा पानी फिर गया। जो हमने एक्सपीरियंस किया, सीखा। एक्सपीरियंस क्या किया था, सीखा क्या था कि अगर ब्याज दरें बहुत ऊपर होगी, टॉप पर होगी, इन्फ्लेशन 40 साल के हाई पर होगा, डॉलर इंडेक्स बहुत मजबूत होगा, तो मार्केट की बैंड बच जाएगी। हुआ ऐसा कुछ? सारी प्रॉब्लम के बीच में, रेसेशन के डर के बीच में ग्लोबल मार्केट सब लाइफ हाई मार रहे हैं, करेक्ट? सो कई बार ऐसी चीज़ें होती जो आपको सोचता है यार ये मैंने पढ़ा या जो सीखा वो मैं सही तो हूँ, बट दिस इज हाउ द मार्केट इज। सो यू हैव टू लर्न, समटाइम यू हैव टू अनलर्न व्हाट यू हैव लर्नड, राइट? एंड देन यू शुड बी ओपन फॉर रीलर्निंग। ऐसा नहीं कि मैंने ये सीख लिया, मैं हर ट्रस्ट में अर्पित, मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि मुझे यार ये चीज़ बहुत अच्छे से आ गई, आ गई, और मतलब थोड़े टाइम में आपको मार्केट ऐसा झटका लगा के दिखाएगा, बोला बेटा बहुत तू 30 मार्क का समझ रहा था, तू कुछ नहीं आता। हर साल मुझे लगता है कि इस साल में ज़्यादा समझदार हूँ, और मेरी ओपिनियन हर साल बदलती जाती है। दिस इज हाउ द मार्केट इज। सो यू हैव लॉट्स ऑफ स्कोप टू लर्न एंड रीलर्न एंड अनलर्न, एंड दैट प्रोसेस शुड बी लाइफ लॉन्ग। यू कैन नॉट से कि बस मैंने मार्केट मास्टर कर लिया, किसी ने नहीं किया, हमारी तो बहुत दूर की बात है। So therefore, invest in a good professional if you want to invest in market. So have a good professional advice. Absolutely. I mean, if you spend a lot of time, you have energy, you have expertise, I mean, you can spend, it's not, suppose, for example, कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा है जिसके एक्सपर्टाइज फार्मा सेक्टर की कंपनी को ऑडिट करने में, ओके, यू हैव मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स फ्रॉम फार्मा, यू अंडरस्टैंड दैट इंडस्ट्री वेरी वेल, आप उसमें करिए ना इन्वेस्टमेंट, कोई हर्ज नहीं है। मेरा पॉइंट है कि जो नहीं आता है
उसके लिए मतलब ऐसा तोप बन के मत घूमे, मेरे को कौन सिखाएगा यार, वैसा नहीं। जो आपको आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम सब सीख सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, लेकिन आप कर रहे हैं क्या, इंपॉर्टेंट ये है। अगर आप कर भी नहीं रहे हैं और आप ये मान के चलते हैं मुझे तो आता है, दैट इज देयर द प्रॉब्लम इज। अगर आप सीख सब सकते हैं, इस डिग्री में इतना पावर है, सीए की डिग्री में और कुछ है नहीं है, एक सर्टिफिकेट है कि आपका सर्टेन लेवल का आईक्यू है, एंड उस सर्टेन लेवल के आईक्यू से आप लाइफ में कोई भी काम कर सकते हैं, उस आईक्यू लेवल का, राइट। मैं आपको बताऊं, मैं 93 में CA/CS हुआ, ओके। मैं 2015 में जाके मैं मीडिया में मूव हुआ। मैंने ज़िंदगी में मास कम्युनिकेशन, मीडिया, जर्नलिज्म, ABCD नहीं पढ़ी यार, आज तक नहीं पढ़ी, आज तक नहीं पढ़ी। और कभी मैंने स्टूडियो नहीं देखा था ज्वाइन करने के पहले CNBC, मैंने कैमरा नहीं देखा, लाइट कैमरा एक्शन क्या होता है ना। वहाँ कैमरा और लाइट और स्टूडियो देख के लोगों की बोलती बंद हो जाती है, राइट, एकदम वो आप वैसा। लेकिन हमारे में एक जो इंस्टीट्यूट की ये जो डिग्री है, इससे एक पावर है कि यार हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारा सर्टेन IQ लेवल है, और वी कैन, इफ़ वी वांट टू लर्न, वी कैन ऑलवेज लर्न। सो ये चीज़ आप दिमाग में बिठाइए। CA होने के नाते अगर आपको मार्केट सीखना, समझना है, स्टडी करनी, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपने ये सोचा कि मैं तो CA हूँ यार, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे कौन सिखाएगा, या मैं क्यों सीखूं, मुझे सब आता है, वहीं पर प्रॉब्लम है। उर्दू में एक बड़ा उम्दा शेर है, ये लीजिए सर, हो गया, लीजिए सर। उर्दू में एक बड़ा उम्दा शेर है कि आसमां पे किसी के ठिकाने नहीं होते, आसमां पे किसी के ठिकाने नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। क्या बात सर, इन्वेस्टर्स जमीन से जुड़कर नहीं चलते। आप अगर ट्रेंड उठा के देखेंगे, जब पैसे बनते, बहुत पैसे बन जाते हैं, वो उसके हिसाब से खर्चे कर लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट रियलाइज करने से पहले वो फिर नीचे आते, खराब कर देते पैसे, और अपने आने वाली जनरेशन को कह के जाते हैं कि सब कुछ करना, स्टॉक मार्केट में मत जाना। आपकी एडवाइस बिल्कुल क्लियर कट, नॉट ओनली टू चार्टर्ड अकाउंटेंट बट टू इन्वेस्टर्स हु हैव द साइकी ऑफ इन्वेस्टिंग एंड क्रिएटिंग मनी। आपके हिसाब से क्या 4 पॉइंट्स उनको दिमाग में रखने चाहिए ताकि उनको सही रियलाइजेशन हो प्रॉफिट का और लॉस ना हो जिससे वो डरते हैं? सी, अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो पहली कंडीशन है कि आप कोई शेयर मत खरीदो। अगर आप सिर्फ अपना एक डीमैट अकाउंट खुलाकर, ट्रेडिंग अकाउंट खुलाकर शेयर खरीदने का मन बनाएंगे, ये सोचेंगे कि ये शेयर इस भाव में खरीद के मैं रख लूँ, ये बढ़ जाएगा, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा और मैं पैसा बना लूँगा, तो ये स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। अगर आपकी सोच बड़ी रखनी है तो सोच ये रखिए कि अगर मेरे पास, अगर ऊपर वाले ने बहुत पैसे दे दिए होते और ये पैसे से अगर मुझे कोई एक बिजनेस करना होता, फर्ज मानिए कि मुझे एक बैंकिंग का बिजनेस करना होता, तो क्या कोई मैं HDFC बैंक जैसा बिजनेस करता? क्या मुझे कोई एक इंफ्रा का बिजनेस करना होता तो क्या मैं कोई L&T जैसी इंफ्रा कंपनी का तरह का बिजनेस करता? जिस दिन आप ये सोचने लगे कि मुझे शेयर नहीं खरीदना L&T का या किसी HDFC बैंक का, मुझे उसके बिजनेस में पार्टनर बनना है, क्योंकि मेरे पास पैसे कम हैं, मैं 5, 10, 15, 25% का पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन मैं 5-50 शेयरों का पार्टनर बन सकता हूँ, राइट। यही स्टॉक मार्केट की खूबसूरती कि आप जिस बिजनेस को करना चाहें उसके पार्टनर आप बन सकते हैं। कभी ये थॉट प्रोसेस बदल के देखिए कि क्या उस बिजनेस के पार्टनर आप बनना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस ऐसा है कि मेरे पास पैसे होते तो मैं यही करता, तो फिर आपके लिए वो स्टॉक खरीदने लायक है। दूसरी चीज़, शेयर कभी आप अपने लिए मत खरीदिए, आप शेयर अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए लीजिए। कितने लोग हैं जो प्रॉपर्टी खरीद के सिर्फ इसीलिए खरीदते हैं कि मैं खरीद के 2-5 साल में बेच दूंगा, पैसा बना लूंगा, लाइफ एंजॉय करूंगा। आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कभी बेचते नहीं, राइट। बहुत कम केसेस में 10 में से कोई एक आध बेच दे, अलग बात है, बट 10 में से 9 लोग, 8 लोग प्रॉपर्टी बेचना ही नहीं चाहते और उसको आप नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना चाहते हैं। गोल्ड आप जब खरीदते हैं, आपको कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे गोल्ड खरीद के मुझे बेच देना है। खैर वो तो अलग बात है कि आपकी बीवियाँ कभी बेचने भी नहीं देगी, लेके निकलोगे तो पकड़े जाओगे, कभी कोशिश भी मत करना। लेकिन पॉइंट ये है कि जिस एसेट को आप इतना लंबे समय तक होल्ड करते हो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, कभी इक्विटी में ये थॉट प्रोसेस आता है क्या?
कि मैं अगर मैं HDFC बैंक का मालिक और मैं कल चले जाऊंगा ऊपर, तो मैं मेरे बच्चों के लिए HDFC बैंक छोड़ के जाऊं। एक बैंक मेरे बच्चों के पास भी होना चाहिए। थॉट प्रोसेस चेंज करिए। लॉन्ग टर्म अगर आप सोचेंगे, अच्छे बिजनेसेस में रहेंगे और उस बिजनेसेस को ऐसे सोचेंगे कि मैं इस बिजनेस का पार्टनर हूं, आप देखिए क्या पैसा बनता है। देखो, डे ट्रेडिंग का काम है वो डेली वेजेज वर्कर का है, मनरेगा टाइप। दिन भर काम करो, शाम को अपनी मजदूरी लेके चले जाओ। जब तक जॉब है, जिस दिन मना करें, सबसे पहले किसको फायर किया जाता है? डेली वेजेज है ना, बिना कॉन्ट्रैक्ट के जो वर्कर होते हैं उन्हीं को ना। और अगर आपको मोटा पैसा बनाना है तो क्या करोगे? मोटा पैसा बनाना है तो आप कोई इंडस्ट्री डालोगे। 3 साल 4 साल प्लांट डालने में लगता है, 5-7 साल में प्रॉफिटेबल होता है, 15 साल में उसके रिटर्न्स आते हैं, राइट? करेक्ट। सो आपको ये सोचना है आपको क्या करना है, डेली वेजेज वर्कर बनना है या कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है जो 15 साल में वेल्थ बनाता है। द चॉइस इज योर्स, करेक्ट। सो आई थिंक सर इसका सिंपल आंसर यही है कि आप जब अपनी थॉट प्रोसेस बदलेंगे, इस मार्केट को आप, फिर मैं कहूँगा कि रीजनेबल रिटर्न, लॉन्ग टर्म और डिसिप्लिन के साथ अप्रोच करेंगे और क्वालिटी के साथ चिपके रहेंगे। ये 4 चीज़ें कर लीजिए, कोई आपको पैसा बनाने से रोक ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल पड़ेगी आपको, मैं बता दूं, पैसा तोड़ने के लिए। अगर ये 4 चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप चाहेंगे तो भी लॉस नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है सर, बैंकिंग सेक्टर के बारे में थोड़ा सा, बिकॉज काफ़ी टाइम से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, सो क्या लगता है आपको ये सेक्टर में आगे कैसे तेजी आ सकती है, नहीं आ सकती? सर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और 3 सेक्टर जो आप बताइए जो आपके हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, कोई सेक्टर जो नहीं करेगा, और फिर बैंकिंग पे आपकी टिप्पणी सर, एनी इनपुट्स ऑन व्हाई दिस? मैं तो इंडिया पे इतना बुलिश हूँ, मुझे लगभग सारे सेक्टर बहुत पसंद आते हैं, सीरियसली। और इसलिए पसंद आते हैं कि हर सेक्टर में कुछ बहुत बढ़िया कंपनियाँ हैं और हर सेक्टर में कुछ ख़राब कंपनियाँ भी मिल सकती है। सो अगर आपको सेक्टर चाहिए, पहली बैंकिंग की मैं बात करूँ, मैं बैंकिंग सेक्टर पर बुलिश नहीं हूँ, बहुत बुलिश हूँ। अगर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की कोई स्टोरी है, अब एक सिंपल सी चीज़ अर्पित जी मैं बताऊँ, हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो गए, राइट? मुझे बताओ, क्या दुनिया के 5 बड़े बैंक में हमारा कोई बैंक है? कोई दुनिया के 5 बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमारी कोई है? तो फिर किस बात के बड़े भाई? खाली इसलिए कि हम 150 करोड़ हैं इसलिए हम बड़े? हमें भी हमारे यहाँ पे वर्ल्ड क्लास बड़ी इंस्टीट्यूशन चाहिए। कोई बैंक ऑफ अमेरिका टाइप के बैंक हमें भी चाहिए, और वो बनेंगे, आप और हम अपनी लाइफ टाइम में देखेंगे ये होगा। और ये इसलिए होगा कि अब तक हमारी बैंकिंग सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड तरीके से चलती आई है। ग्रेजुअली आप देखिए जो ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी की एक्सपांड हो रहे हैं, और इंटरनेशनली भी हमारी बड़ी इंस्टीट्यूशन बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? पहले भाई साहब हमारे पास पैसे नहीं थे, हमेशा उधार लेते थे। एक ज़माना वो भी तो आएगा ना जब हम दुनिया को फिर से उधार देंगे। हमारे बैंक जाके दूसरे देशों में लैंड करेंगे, नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। हमारे इन्वेस्टर्स, मैं आपको याद दिला दूं, 15 जून 2022 का टाइम है, 3:30 बजे का वक्त था जब मार्केट खत्म हुआ, किसी ने मुझे छेड़ दिया, ये एफआई जितने बेच रहे हैं, सबको पिला के जा रहे हैं, हमारे मार्केट का क्या होगा, हमारे इन्वेस्टर का क्या होगा। मेरे पैनल पे एक सज्जन थे, और पता नहीं मेरा एकदम अंदर से कुछ फूट पड़ा, वो मैं आपको फिर से सुना दूं, बता दूं। ये जो हिंदुस्तान में हो रहा है ना, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जैसे मेरे नाना जी मुझे कहा करते थे, वो आज़ादी की लड़ाई में जेल वेल में गए, तो वो कई बार मुझे किस्से सुनाते थे कि अनिल देख, हम तब ये करते थे, वो करते थे, ऐसे हमारी अरेस्ट होती थी, ऐसे हमें ले जाया जाता था, ये किया जाता था, वो किया जाता था। आप अपने ग्रैंडसन को, ग्रैंड चिल्ड्रंस को आप ये सुनाओगे, ये हमारे ज़माने में देखो उस वक्त ये शुरुआत हुई थी कि इंडिया के मार्केट और इंडिया की इकोनॉमी किस तरह से बदली, आप ये बताएंगे। और एक वक्त वो आएगा जब हम आज जो एफआईज की तरफ मुंह देखते हैं कि ये कब आए, पैसा लगाए तो हमारा मार्केट ऊपर जाए, वो वक्त आप और हम हमारी लाइफ टाइम में देखेंगे जब हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स, हिंदुस्तान के फंड, हिंदुस्तान की इंस्टीट्यूशन जाकर पूरी दुनिया भर में पैसा लगाएगी, और वहाँ के मार्केट वाले लोग बोलेंगे आज हिंदुस्तान की एफआई आएगी, हमारा मार्केट बढ़ेगा। क्योंकि आप और हमारी अगर समृद्धि हो रही है, आप और हम कमा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी मजबूत चल रही है, बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं, प्रोफेशन बढ़िया है, हमारी लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रही है, कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग है और रहने वाला है, तो क्यों नहीं हमारी वेल्थ बनेगी? हमारी वेल्थ बनेगी तो हम यहाँ भी लगाएंगे, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ लगाएंगे।
दुनिया पे राज करने के लिए तैयार हो जाओ आप। फैंटास्टिक आई थिंक। जी अनिल जी, पिछले एक वीक से हमारी बैंड बजी हुई है मार्केट की, मतलब हमारी मतलब, और आज आप आए हैं इधर और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट भी मिला है। तो नाउ द माय क्वेश्चन इज इन द शॉर्ट टर्म वेदर देर इज ए लिमिटेड डाउन साइन इन द इंडियन मार्केट और इज आवर इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग फार बेटर देन द वर्ल्ड, और वी कैन फॉल इन पैरेलल with the global market, because in the long run आपको मेरे को सबको पता है जाना तो ऊपर ही है। मैं नहीं जा रहा अभी मेरा बहुत टाइम है बस। मार्केट को ऊपर जाना है। न जा रहा हूँ, न किसी के साथ जा रहा हूँ, न किसी को साथ ले जाने का मूड है। नहीं देखिए, दो चीज़ें, मैं मार्केट में शॉर्ट टर्म में भी बहुत बुलिश हूँ और लॉन्ग टर्म में भी बहुत बुलिश हूँ। अगर मैं थोड़ा सा कम बुलिश हूँ तो मीडियम टर्म में कम बुलिश हूँ। बुलिश तो वहाँ भी हूँ लेकिन कम। और देखिए, दो तीन चीज़ें हैं ना जो मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, जिसकी वजह से मार्केट जरूरत से ज़्यादा जितना आप सोचते हैं मैं सोचता हूँ उतनी घटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। पहली चीज़, हमेशा पहले क्या होता था कि इम्बैलेंस था लोकल और ग्लोबल सप्लाई का। एफआईज अगर बेचने आए तो लोकल हमारे पास में इतनी ताकत ही नहीं कि हम संभाल सके। अब पहली बार ऐसा हुआ कि लोकल की भी ताकत है, लोकल बेच रहे तो एफआईज भी संभाल रहे हैं, तो थोड़ा सा है ना वो पावर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर हो गया। अगर एक ही तरह के इन्वेस्टर्स के पास पैसे होना तो दिक्कत होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ग्लोबल और हमारे बीच में एक बैलेंस है। हालत ग्लोबल इकोनॉमीज की ख़राब हो सकती है, उनकी इन्फ्लेशन, उनकी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई पर है, हमारी उतनी बुरी हाल नहीं है, हम कंपेरेटिवली इकोनॉमी के हिसाब से बेहतर है। तो हम वहाँ बैलेंस कर लेते हैं कि उनकी इकोनॉमी ख़राब भी है तो हम उतने ख़राब नहीं, हम तो फास्टेस्ट ग्रोइंग आज भी है। तो वहाँ हमारा दूसरा एडवांटेज आता है। तीसरा रहा सवाल मार्केट का, तो पहले और अब में एक बड़ा फर्क आया। आप तो जानते होंगे, इतने सालों से मार्केट देखते हैं। इस समय ऑनेस्टली आप मुझे बताइए, क्या आपने मार्केट में उतने पैसे लगा रखे हैं जितने आप लगाना चाहते थे? लगभग सारे लोग अंडर इन्वेस्टेड है मार्केट में, सबका एक्सपोजर कम है। इस बार हुआ ये, मार्च के एंड से अप्रैल की शुरुआत से जो एक तरफा तेजी बनी है, इस तेजी में लोगों को कभी भरोसा ही नहीं रहा कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर कभी 6 महीने के लिए भी चल सकते हैं। हमेशा ये होता था कि 12 दिन का कुंभ का मेला लगता है, साल में एक बार मिड कैप स्मॉल कैप चलते हैं, उसमें आपने डुबकी लगा ली, पवित्र हो गए तो ठीक, नहीं तो ये घर जमाई बन के रह जाएंगे। 1.5-2 साल बाद भाव आएंगे, 12,000 की निफ्टी में बोलेंगे कि मेरे मिड कैप के भाव तो 8,000 के हैं, राइट? यही होता था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, निफ्टी और सेंसेक्स से स्टॉक मुंह लटका के बैठे और मिड कैप शेयर पार्टी कर रहे हैं, करेक्ट? सो ये जो चेंज हुआ है, इस चेंज के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है, और वो ये कि अब जो पैसा आ रहा है, एक एक्सेप्ट ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए जो आप अपनी मर्जी से चूज करते हैं ट्रेड करने के लिए, बाकी इक्विटी मार्केट में डिलीवरी के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो पैसा आ रहा है वो जेन्युइन और लॉन्ग टर्म पैसा आ रहा है, न कि लीवरेज पैसा है। लीवरेज, ये पीक मार्जिनिंग सिस्टम सारे हुए हैं, क्लाइंट्स की मार्जिन रिक्वायरमेंट, डायरेक्टली मार्जिन का सेटलमेंट, ये सारे जो बदलाव हुए ना, इससे ओवर लीवरेजिंग जो सिस्टम में थी वो खत्म हो गई। मार्केट हमेशा बॉटम कब बनाता है? मार्केट का बॉटम तब बनता है जब लीवरेज पोजीशन औने पौने दामों पर आपको छोड़नी पड़े, काटनी पड़े, तब जाके बॉटम बनता है, जो आपने कल देखा। तो अब लीवरेज पोजीशन ही लिमिटेड रह गई है, इसलिए कैपिचुलेशन होता नहीं है, पैनिक होता नहीं है, और इसलिए ये मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट यहाँ से ज़्यादा घटेगा नहीं। लॉन्ग टर्म आपने खुद ही कहा है, कि आप सबको पता है, मुझे समझाने की बताने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम टर्म में मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ, और क्यों हूँ वो बता दूँ। उसके 2 रीज़न हैं, एक ग्लोबल रीजन है, दूसरा लोकल रीजन है। ग्लोबल रीजन ये है कि ये अमेरिका से ना अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, इन्होंने सारी दवाएं दे दी, सब कुछ दे दिया, इंटरेस्ट रेट्स आपके हाई 40 साल के हाईज पे आपने करके रखी हुई है, आपके मतलब हर तरीके से आप लिक्विडिटी सक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन उनका नीचे आ नहीं रहा किसी भी लिहाज से। और दूसरा ये कि ग्लोबली रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास, चाइना ताइवान, पता नहीं, और अगली बार यू नेवर नो कि कोई नया कांड यूरोप में हो जाए, क्योंकि यूरोप में भी सारे देशों में अभी अंदर अंदर बहुत आग सुलग रही है कि किस देश, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी, पता चले वहाँ पे वो सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो जाए, यू नेवर नो। सो कहाँ से ग्लोबल रिस्क आएगी मुझे आपको पता नहीं है। सो ग्लोबली एक रिस्क है बाहर की, वो अपनी जगह, थोड़ी इकोनॉमी की और थोड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन की। लोकल रिस्क मेरी क्या है? लोकल रिस्क इलेक्शन की। आपके सामने यूनियन इलेक्शन है,
कौन जीतेगा क्या जीतेगा वो आप जानिए, ठीक है। उस हिसाब से थोड़ा सा मार्केट नर्वस रहेगा, चाहे वो असेंबली इलेक्शन अभी आ रहे हैं वो, चाहे यूनियन इलेक्शन के पहले। सो वो आपको एक कॉल लेना है कि इलेक्शन के पहले इलेक्शन के बाद क्या हो सकता है। सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अब से लेके 7-8 महीने का टाइम जो इलेक्शन खत्म हो तब तक मार्केट थोड़े से मीडियम टर्म में कॉशियस रह सकते हैं। मैं मंदी की बात नहीं कर रहा, मैं कॉशियस होने की बात कर रहा हूँ कि, और दूसरा क्या है, अभी तक जो हमारी आदत कैसी बनी हुई ना, 9:15 बजे आके खरीदो, 3:30 बजे भाव ऊपर मिलेगा, आज खरीदो कल ऊपर मिलेगा, इस हफ्ते खरीदो अगले हफ्ते ऊपर मिलेगा। तो वो आदत अब बदलनी पड़ेगी। अब पैसा जल्दी से आसानी से हर किसी भाव में एंट्री करने से नहीं बनेगा। प्राइस वाइज करेक्शन हो ना हो, टाइम वाइज करेक्शन होगा, आपको थका देगा, परेशान करेगा, फटीक देगा, ऐसा लगेगा यार कुछ हो नहीं रहा, चलो अपन वापस प्रैक्टिस ही करते हैं। ये फीलिंग आएगी आपको अगले 6-8-9 महीनों में। बोले कि इससे तो ज़्यादा बढ़िया फोकस में काम पे करूँगा तो बहुत इंक्रीमेंट अच्छा दे देगा, राइट। सो ये जब फीलिंग आएगी ना, ये थोड़ा सा 8-9 महीने का टाइम है जो आपको शांति से निकालना है। बट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों स्टोरी इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग है। सर आपने ईज ऑफ डूइंग, मतलब आपने जो जितने भी पैरामीटर्स बोले अब उसमें, एंड यू आर सो बुलिश अबाउट द कंट्री, द ग्रोथ, 3 ऐसे इम्पैक्ट जिसमें एक बार मैंने आपको भी सुना, एक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इज इट, क्योंकि आप इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, एक पब्लिक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास, तो आपके पास इनपुट आता होगा। ऑफ कोर्स हम लोग तो जहाँ बैठे हम तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, एक वो। सेकंड, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा इंसिस्टेंट नोटिसेस आए हैं, चाहे वो गेमिंग कंपनीज हो, अभी एक बहुत बड़ा बनने वाले थे वो, उससे पहले ही सर और आपने देखा उसका इम्पैक्ट इमीडिएट। फिर तीसरा, दी अनसर्टेनिटी दैट इज़ देयर, चाहे इलेक्शंस बोलो, चाहे यू नो टैक्सेशन रिजीम बोलो, चाहे जैसे भी बोलो। लाइक फॉर एग्जांपल बजट्स आते थे तो एक टेन्योर चलता था कि ये टैक्स चलेगा, ये रिजीम रहेगा। अभी जैसे ही कोई काउंसिल मीटिंग होती है, कुछ नया आ जाता है और फिर वापस से सब काम पे लग जाता है। फिर टाइम है, बहुत MSME, स्टार्टअप, कोऑपरेटिव सेक्टर, ये सब में कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, बट बहुत ज़्यादा ऐसे इम्पैक्ट दिख नहीं पा रहा है। ये सारी सिचुएशंस के अंदर आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत गजब ग्रोथ और बड़ा इंस्टीट्यूशन एक अपने इधर आने का चांसेस है? डोंट यू थिंक, मतलब ये सब फैक्टर्स? बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई बच्चा स्कॉलर है, पढ़ने में होशियार है, ऊपर वाले ने उस पर दिमाग और बुद्धि भेजी है, ये पैदाइशी बुद्धि वाला है, ठीक है ना, उसको अगर ढंग ढंग का एनवायरनमेंट मिल जाए, अच्छे टीचर मिल जाए, पेरेंट्स उसको पढ़ने के लिए थोड़ा अच्छा माहौल दे, तो वो क्लास टॉप करेगा, स्कूल टॉप करेगा, यूनिवर्सिटी टॉप करेगा, जो भी करेगा, मतलब और अच्छा कर लेगा। और नहीं मिलेगा तो भी वो अच्छा तो करेगा ही, क्योंकि वो है ही स्कॉलर, ऊपर वाले ने दिमाग भेजा। हमारी हालत अभी इसी वक्त है, हम स्कॉलर तो है और हम अच्छा करेंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट आपने बोले हैं वो बहुत वैलिड पॉइंट है। क्या ये 8% की ग्रोथ 10% हो सकती है? हो सकती है, और उसके लिए काम करने की, अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से, बिकॉज मैं खुद आपकी तरह इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ, लेकिन पिछले 8, 10, 12 सालों में हमारी इज्जत बहुत कम हो गई है। ये फैक्ट है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए हर एक फील्ड में जो बड़ी इज्जत होती थी, हमें बड़े रेस्पेक्ट से माना सुना जाता था, आजकल कोई भी चीज़ हो ना, मतलब वो ब्लेम है ना, सबसे हटकर सीए पे आ जाता है, और ये हमने होने दिया है, ये हमने होने दिया है। ये इंट्रोस्पेक्शन है मेरा। अल्टीमेटली जो कोर है, से सपोज कोई प्रमोटर चोर है, तो चोरी प्रमोटर कर रहा है। अगर समझो किसी इस एरिया के पुलिस स्टेशन में किसी ने चेन खींच ली, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, ये पुलिस ने थोड़ी किया है, करेक्ट? पुलिस का काम पकड़ने का है, कभी पकड़ पाई पहले, कभी बाद में, तो कभी नहीं भी पकड़ पाती। सीए भी वैसे ही है, राइट? अगर किसी ने मन में बना ही लिया कि मैं चोरी चकारी करूंगा, तो सीए कब तक और कितना पकड़ लेगा, करेक्ट? किसी सत्य में कोई राजू घुस गया तो कोई सीए नहीं निकाल सकता बॉस, करेक्ट? सो लेकिन हमने इंस्टीट्यूट में कंबाइंडली टुगेदर हमने वो इमेज बनने दी कि सीए फ्रॉड नहीं रोकते हैं, या सीए हैंड्स इन ग्लव है, जो करने दे रहे हैं, या प्रोमोटर और कॉर्पोरेट से मिले हुए हैं। वी नीड टू ओवरकम दिस इमेज वेरी सून, वेरी फास्ट। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं, और इसीलिए हम जो आज बोलते हैं ना, उसकी आवाज़ को उस तरीके से सुना नहीं जाता, उस आवाज़ की वो इज्जत और रेस्पेक्ट नहीं रही जो पहले होती थी।
ये फैक्ट है। सो इस बारे में इंस्टीट्यूट को बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कई बार इंस्टीट्यूट में जो पहले पास प्रेसिडेंट्स वगैरह रहे, मैंने सजेशन दिए हैं कि किस तरह से आपको इन चीज़ों के लिए आपको कैसे मैनेज करना चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पर, ब्यूरोक्रेट्स के लेवल पे, जिससे कि आप इंस्टीट्यूट की बातों को और इन चीज़ों को अल्टीमेटली हम सीए लोग क्या हैं, हम यार इकोनॉमी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम एक वो सही तस्वीर दिखा सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है, बिजनेसमैन को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्यों छोटी छोटी चीज़ें करने से आपकी ग्रोथ 2% बढ़ सकती है, करेक्ट, बिना कुछ किए। तो ये चीज़ें हमारी तरफ से जानी चाहिए और उसको सही तरीके से सुनना चाहिए और इसके लिए हमें प्रयास करने की ज़रूरत। मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ। मैं अगर बैठा हूँ, आप मुझसे सवाल पूछें, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना मैं तो बहुत अच्छा बात कर रहा हूँ, बढ़िया भाषण दे रहा हूँ, सब काम की बात कर रहा हूँ। ये तो इन पे है ना कि इनको कितने काम की बात मिली, करेक्ट। गवर्नमेंट को लगता है कि वो तो बहुत अच्छा ईज ऑफ डूइंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिफॉर्म्स ला रहे हैं, सब बढ़िया हो रहा है। इधर क्या हो रहा है वो किसको पता है। वो फीडबैक जो सही और सही मायनों में जाना चाहिए और उसी एंगल से उसको लेना, पढ़ना और समझना चाहिए, वो मिसिंग है। सो हम इस पूरी प्रोसेस की वो इम्पोर्टेंट कड़ी है। तो हमें पहले अपनी रेपुटेशन, अपनी क्रेडिबिलिटी, पहली पुरानी हमारी जो ग्लोरी थी उस पर लानी पड़ेगी, जिससे कि कोई सीए बोले ना तो आदमी सुने, बॉस ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहे हैं, करेक्ट, न कि यार ठीक है ना यार बोलते हैं इनका काम है। सो वो एक चीज़ है। दूसरी बात आपने जो बोली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अलावा आपने, हाँ ये नोटिस वगैरह, देखो इसमें है ना, मैं सिंपल चीज़ में दोनों की गलती मानता हूँ। मतलब पहली चीज़ तो ये कि आप कोई मतलब मेरी कमाई कितनी है उससे ज़्यादा मैं टैक्स कैसे दे सकता हूँ, है ना। ये बेसिक प्रिंसिपल ही आपका बेसिक प्रीमाइस ही होंगे कि इनकम से ज़्यादा टैक्स कैसे हो सकता है। अब क्या होता है, हम है ना कभी कभी वो किसी प्रॉब्लम को इतना बड़ा होने देते हैं। ये एक स्टॉक मार्केट की पार्लेंस में एक कहावत है कि समथिंग इज़ टू बिग टू फेल। फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक इतना बड़ा हो जाए कि अगर वो डूबे तो गवर्नमेंट को ही टेंशन है, ये डूब गया तो हमारा क्या होगा, करेक्ट। सिमिलरली कुछ सेक्टर, कंपनियां ये सोचती कि हम इतनी बड़ी गलती करेंगे कि यार हमारा क्या बिगाड़ लोगे। सो कभी कभी क्या होता है, प्रोमोटर के लेवल पे भी आप अज्यूम करके चलते हो और ये नहीं मानते कि फ्यूचर में कभी ये लाइबिलिटी आ गई तो क्या होगा। और कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट के लेवल पे भी सोते रहते हैं, जब तक किसी चीज़ पे डिसीजन आए तब तक इतना देर हो सकता है कि आप उसको है ना अब मांगोगे तो वो मर ही जाएगा। सो आई थिंक ये दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि किसी चीज़ पर डिसीजन बहुत फास्ट होना चाहिए। डिस्कशन अगर काउंसिल में 3-3 साल तक आपके मैटर पड़े रहेंगे, अटके रहेंगे, उस पर एक फाइनल थॉट पर नहीं आएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। सो किस चीज़ को कितने, कई बार होता है ना कि अगर आपका कोई प्रॉपर्टी मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए आपकी नेक्स्ट जनरेशन लड़ेगी, और कई बार ऐसे मैटर होते हैं 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट सुनता है। सो मैटर की अर्जेंसी के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काउंसिल्स में डिसीजन फास्ट होना जरूरी है, डिस्कशन फास्ट होना जरूरी है। और इसमें दोनों तरफ से मैं कहूँगा कि थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। एक और तीसरा पॉइंट क्या बोला आपने, मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लेस हो गया था। हाँ, वो मैं बात कर चुका जी। ठीक है मैडम, नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस। Yeah, we can take some questions from the audience. Yeah. Some more questions, short वन क्वेश्चन सर, एक सेगमेंट है जिसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, BSE SME एक्सचेंज, बहुत ज़्यादा आपके चैनल पे भी डिस्कस नहीं होता है, शायद काउंटर छोटा है इसके लिए, उस पर आपका क्या टेक है। और जिस तरीके से IPOs आ रहे हैं, क्या अभी रेगुलेटर को आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट गवर्न्ड बाई SEBI, सो उसके फ्यूचर पे एंड ऑन दोज रिटर्न्स। सर देखो, अगर ऐसा है कि आप एक सिग्नल पे चौराहे पे है, ठीक है, अब आपको सिग्नल तोड़ के जाना है या नहीं जाना है, आपकी मर्जी। आपको पता है सिग्नल तोड़ेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांस, समझिए आपका सिग्नल ग्रीन है, ठीक है, आपका राइट है जाने का, करेक्ट। उसके बावजूद आपको पता है कि तेज स्पीड से कोई कार आ रही है, बस आ रही है, तो आप जाओगे या आप रुक जाओगे, बोले ये तो पागल है, मैं मर जाऊंगा। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि आप ही को सावधानी रखनी, आपको अपनी गाड़ी भी ढंग से चलानी है, और सामने से कोई पी के चला रहा है तो भी आप ही को सावधान रहना है। तो SME का हाल यही है। अगर आपको समझ में आता है कि इस बिजनेस में कई बार क्या होता है, ये सब चक्रव्यूह है, एंट्री तो इजी है, एग्जिट नहीं है। जो
आईपीओ आप पहले और आखिरी आदमी नहीं जो मुझे कह रहे हैं कि मैं एसएमई आईपीओ क्यों कवर नहीं करता, क्यों डिस्कस नहीं करता, क्यों एनालिसिस नहीं करता। हमारे किए वगैरह 100 200 500 गुना भर रहे हैं। जिस दिन कभी हमने बोल दिया कि लगा लो पैसा, पता चला 5-5 हज़ार गुना भर जाएंगे। 5 करोड़ का आईपीओ है, कौन सी बड़ी बात है। हमारे इतने चाहने वाले दर्शक है, एक एक आदमी 5-5 करोड़ की एप्लीकेशन डाल देगा। सो पॉइंट ये है कि आप किस लेवल तक की रिस्क लेना चाहते हैं। एसएमई में है, एसएमई स्टार्टअप से कम रिस्की है और जो दूसरे मेन बोर्ड के लिस्टेड स्टॉक्स है उनसे ज़्यादा रिस्की है। ये बीच वाली चीज़ है। सो आप अपना रिस्क असेसमेंट समझ के करिए और उतना ही पैसा लगाइए जितनी आप रिस्क बेयर कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बिजनेसेस को ढंग से समझते हैं, प्रोमोटर्स को ढंग से समझते हैं और आपको पता है कि इस बिज़नेस में स्केलेबिलिटी है कि नहीं है, तो आपको लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने पोर्टफोलियो का 10% अगर एसएमई में रखते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन वो पैसा ऐसा वाला रखना है कि मतलब मैं वो लेके भूल गया टाइप्स, या इसमें रिटर्न नहीं बना, ये बंद हो गया, जीरो हो गया, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए जो आपको करने चाहिए। थैंक यू। गुजरात के पीएसयूज पे सर राय जानना चाहते हैं। गुजरात के सर एक चीज़ जो अच्छी हुई है वो ये कि गुजरात गवर्नमेंट ने अपने पीएसयूज को लेकर उन्होंने अपनी डिविडेंड पॉलिसी और वो सारे अनाउंस किए, क्लैरिटी दी है। सो एक स्टेप गवर्नेंस की तरफ और बेहतर हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको गुजरात जिस सरकारी कंपनी में गुजरात नाम आ गया सब खरीदना है ना। एक अगर मुझे कोई दूसरे स्टेट की और गुजरात की कंपेयर करनी हो तो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, एडेड पॉइंट है कि ये कंपनी क्यों बेटर है। सो गुजरात के कुछ पीएसयूज हैं बहुत बढ़िया हैं और अगर आप सीरियसली पीएसयू सरकारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें तो 2-3 बहुत बढ़िया आइडियाज़ हैं, बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं, आपको करने चाहिए अनडाउटेडली। नमस्ते अनिल जी। मैं और मेरा 7 साल का लड़का, हम दोनों ही आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। थैंक यू। तो आई थिंक सर, इश्क और रिस्क दोनों ही इमोशंस से जुड़े हुए पहलू हैं और रोज़ की आपकी कमेंट्री में भी आप एनालिसिस के साथ साथ हमें इमोशनल गाइडेंस भी देते रहते हैं कि भैया अभी डरने का समय नहीं है, लेने का समय है, लेने का समय नहीं, देने का समय है। तो हम हमारे इमोशंस को और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कैपिटल मार्केट्स एक्टिविटीज़ के लिए, उस पर आपका गाइडेंस मिले तो बहुत। क्यों करनी है इमोशन को स्ट्रॉन्ग? क्यों करनी है? आप मुझे प्यार करते तो करिए, नहीं पसंद करते तो नहीं करिए। लेकिन इमोशंस को आपको कंट्रोल इमोशंस नहीं करनी। देखो 2 चीज़ आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते लाइफ में। मैं वाइफ की बात नहीं कर रहा, हाँ। ना आप भाव कंट्रोल कर सकते हैं ना भावनाएं। भाव जो स्टॉक मार्केट की स्क्रीन पर आपको प्राइसेस दिख रही है और भावनाएं आपकी इमोशंस। आप कंट्रोल क्या कर सकते हैं? आप कंट्रोल कर सकते हैं अपना एक्शन। भाव और भावनाओं के साथ आपको एक्शन क्या लेना है वो आपके हाथ में, राइट। सो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में बहुत ग्रीड है, अनाप शनाप तेजी है, सब लोग भागम भागी कर रहे हैं, मुझे भी लेना चाहिए, ये फीलिंग आ रही है तो गलत नहीं है। आ रही है तो आ रही है, इस बार भी आ रही है, अगली बार भी आएगी, हर बार आएगी। लेकिन एक्शन तो आपके हाथ में ना कि लेना है या नहीं लेना है। और अगर कल सबको बेचना था, सबकी इमोशन वही है, फियर वाली, अब आपको बेचना है या नहीं बेचना, ये एक्शन आपके हाथ में। तो मैं कभी ये नहीं कहता और कभी हम कर भी नहीं सकते, हो भी नहीं पाएगा। तो अगर ज़िंदगी में इमोशन नहीं है तो ज़िंदगी में मज़े ही क्या है यार, है ना। पैसा बनाना और पैसा खो देना, ये सब लाइफ में सब कुछ थोड़ी है। अल्टीमेटली तो ये है ना कि आप किसके प्रति क्या इमोशन रखते हैं। तो मेरे ख्याल से हर आदमी को स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट हो या आपके लाइफ का कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, इमोशंस जिंदा रखिए। मैं कई बार शो करता हूँ, करते करते बहुत ख़राब होता है, दुखी भी हो जाता हूँ कई बार। आज मार्केट ऊपर था तो मैं 2 बजे 1:55 पे आके बैठ गया, शो करना है। कई बार मुझे बार बार फ़ोन आता है, सर आ जाओ ना, शो हिट हो गया है। नहीं मूड होता है, नहीं होता तो नहीं होता, इंसान हूँ यार, क्यों कंट्रोल करूँ। तो कभी इमोशंस कंट्रोल करने के बारे में सोचिए भी मत, जैसे है वैसे रहिए। देखो आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इसीलिए पहुँचा हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसा आप पसंद करते हो, मैं क्यों बदलूँ। सिंपल। Hello sir. जी। After 2004-2008 bull run, there is a correction, and after 2014 to 18 mega bull run, and thereafter small and mid cap also corrected almost 80 to 90%. Same we can expect now. 80-90%.
After 2018, there are small caps corrected. There are so many small cap corrected 80%. ये 2020 की आप बात कर रहे हैं जो कोविड के वक्त. Same scenario will happen after 2020 to now. One side rally happened. दो चीज़ है, देखो सी सिंपल सी चीज़ है कि क्या 80-90% मार्केट करेक्ट हो सकता है या पर्टिकुलर स्टॉक्स या स्मॉल कैप स्टॉक. एक चीज़ समझ लीजिए, कभी भी 20% से ज़्यादा करेक्शन मार्केट में आना है तो वो उस रीजन से आएगा जो आपको और मुझे पता नहीं. So there should be some 3 sigma 6 sigma event which is unknown to. कोविड किसी को पता था आने वाला है? नहीं पता है, राइट. लेमन ब्रदर्स होने वाला है या सब प्राइम क्राइसिस होने वाला है, किसी को पता है? शायद नहीं. कम पता था तो कम घटा, और जिसका बिल्कुल नहीं पता था तो ज़्यादा घटा. सो अगर आपको 80-90% करेक्शन सोचे तो आप कुछ ऐसा सोचो कि वो मतलब दुनिया ही ऊपर नीचे हो जाए. कुछ आपने हमने ज़िंदगी में सोचा नहीं वैसा हो जाए, तब तो अलग बात है. बाकी 80-90% के करेक्शन दिमाग से नहीं आते, थॉट प्रोसेस से नहीं आते, बोल के नहीं आते हैं. अब आ सकता है, जब मुझे पता ही नहीं तो क्या बोलूँ. आएगा नहीं पता, आएगा तो आई विल बी द बायर, मैं खरीदूंगा अगर जिंदा रहा बचा रहा तो. सो पॉइंट ये है कि करेक्शन तो हमेशा आएंगे, बड़े आए छोटे आए. आपके पास में वो ताकत रहनी चाहिए जिंदा रहने की, और जब करेक्शन में अगर लगा पाएँ पैसा और तो लगाने के, ना लगा पाएँ तो कम से कम बने रहे डरे. मैं 3 दिन से यही बोल रहा था, आप रोज़ सुनते होंगे, मैं ये बोलता था कि अब रोज़ लोग बोलते हैं कि क्या करेंगे. मैं बोला भाई देखो एक्सपायरी तक संभालना है. मतलब वो बोलते हैं ना, अपने कोई आईसीयू में पेशेंट है बड़ा सीरियस है, अगर इसने 72 घंटे निकाल दिए ना बच जाएगा. कल बुधवार को भी लोगों ने, मैंने कहा ये 24 घंटे निकाल दिए इस पेशेंट ने बच जाएगा. जिसने 24 घंटे अपनी पोजीशन संभाल ली वो बच जाएगा. और आप देख लीजिए यही होता है. सो कई बार क्या होता है कि किसी, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम है कि हम मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा. हम ये कोशिश नहीं करते हैं कि मार्केट खराब हुआ तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है. जिस दिन मैं मार्केट का डायरेक्शन पता लगाने के बजाय मैं अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है या मेरी रिस्क कैसे मैनेज करनी है वो करना शुरू कर दिया, तो फिर कितना ही फॉल आ जाने दो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा. प्रॉब्लम यह कि सबको ये डिसाइड करना है कि बॉटम कहाँ बनेगा, कब से घूमेगा. कल तक सबको बेचना था, आज सबको लेना है. अगर 5 बजे तक खुला रहता तो और खरीद बढ़ जाता, 10 बजे तक खुला रहता तो रात को निफ्टी 19,500 हो जाता, और कल अगर खुला रहता तो 18,500 हो जाता. सो पॉइंट ये है कि आप हर रोज इमोशंस अगर बदलेंगे तो वो चलेगा नहीं. सो आई थिंक द शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज, आई डोंट थिंक वी विल सी फॉल ऑफ 80-90% इन स्मॉल कैप्स. कोई 1-2 स्टॉक हो जाए वो एक अलग स्पेसिफिकली, बट मार्केट में मुझे तो इनफैक्ट अगर इफ़ यू आस्क मी फ्रेंकली आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, मुझे तो यही नहीं लगता कि ज़िंदगी में कभी इंडियन स्टॉक मार्केट में लोअर सर्किट भी लगेगा. एक्सेप्ट कि भाई आप कोई गवर्नमेंट बदल दो, आप सब मिलके, तो मुझे नहीं पता. हाँ, कि भाई मोदी जी कोई ना जीता हो, कोई और आ जाए, कोई ऐसी वो पता नहीं किसी इस तरह की गवर्नमेंट बने जो मार्केट को कम पसंद आए, वो एक दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट नोन. बट वो भी मतलब उसमें भी मुझे नहीं लगता कि बहुत गिर गया तो लोग खरीदने के लिए नहीं आएंगे. सो आई थिंक एक और फॉर्मूला आपको बोलूँ, जिस दिन लोअर सर्किट लगे उस दिन आपको लेना ही है. रोज रोज नहीं लगता. अच्छे भाव और अच्छी खबरें कभी साथ नहीं आई. अगर आपको सस्ता चाहिए तो बुरी खबरों के बीच में मिलेगा, अच्छी माहौल में चाहिए तो महंगा ही मिलेगा. जी 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 जी. अनिल जी, 5 अगस्त को आपको कलकत्ता में सुना था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, फायर साइड टॉक. आज यहाँ पे मुंबई में बहुत इंस्पायरेशन मिलता है. अभी एक चीज़ आप मुझे बताइए, आप और आपकी टीम, जैसे आप बग्गा सर को पूछते हो कि आप स्टडी के लिए कितना आवर्स डिवोट करते हो, मैं आपसे पूछता हूँ, आप और आपकी जो बाकी टीम है जो स्क्रीन पे आती है, स्क्रीन के पीछे भी और टीम होगी कितनी वो नहीं पता, ये एवरेज कितने आवर्स स्टडी में डालते हो आप डेली? ज़्यादा नहीं, ऐसा कोई इतना नहीं कि मतलब बहुत ये सब करते हो. 24 घंटे खाली. नंदा साहब ने बोला ना अभी, आई ईट मार्केट, ड्रिंक मार्केट, स्लीप मार्केट, लिव मार्केट, व्हाटएवर. इससे क्या होता है कि इतना आप जितना सोचते हो उतना काम हम करते नहीं ऑनेस्टली.
क्यों नहीं? वो इसलिए कि हमको लगता ही नहीं हम काम कर रहे हैं। अगर मुझे पसंद है मार्केट और मुझे रिलायंस का रिजल्ट आ रहा है तो मुझे देखना है रिलायंस का अच्छा रिजल्ट ये आया ये। और अब इतने सालों से रिलायंस का रिजल्ट है, रिलायंस का रिजल्ट देख के उसका एनालिसिस करने में 3 मिनट लगते हैं। करेक्ट भाई? देखिए, अगर कोई बिजनेस दीपक पारेख साहब करेंगे और मैं करूँगा तो मैं 3 साल लगाऊंगा तो उनको 3 दिन लगेंगे उसी बिजनेस को सेट करने में, इसलिए वो दीपक पारेख है, राइट? सो होता क्या है कि वो काम करते करते आपकी हैबिट हो जाती है। हाँ, ऑन द स्पेसिफिक दिस क्वेश्चन, जनरली मेरा रात को टाइम थोड़ा मुश्किल वाला होता है कि मुझे सोने के पहले 1.5 घंटा मिनिमम मुझे डेटा रीडिंग के लिए, न्यूज़ के लिए, एनालिसिस के लिए चाहिए। और अगर मैं कई बार ऐसा होता है रात को 12 बजे 1 बजे अगर लैंड करके आ रहा हूँ, कुछ काम से आ रहा हूँ और उसके बावजूद मैं बैठ के नोट्स बना के फिर सोता हूँ तो वाइफ से झगड़ा भी होता है, तो अब सो जाओ, सुबह कर लेना, इतना लेट हो गया। मैंने वो कोशिश भी करके देखी, कई बार मानना तो पड़ता ही है, लेकिन फिर होता है क्या कि वो सुबह जल्दी उठना है। एक तो वैसे आप लेट आए हो, फिर सुबह जल्दी उठने की टेंशन कि काम बाकी काम है, उस चक्कर में रात को जितनी नींद आनी चाहिए वो भी नहीं आती, स्ट्रेस रहता है। तो इससे बढ़िया जितने भी थक रहे करके सो, 2 घंटे भी सोएंगे चैन से तो सोएंगे ना, पता है कि काम कंप्लीट है। तो वो एक जरूर रात को मेरा ऐसा रहता है कि 1-1.5 घंटा कम से कम मुझे, अदरवाइज तो ऑन द जॉब ऑन द गो सारी हो जाती है, रोज़ की आदत है तो काम हो जाता है। बहुत ऐसा है, मुश्किल काम नहीं, आप भी बन सकते हैं एंकर। हेलो जी। हेलो अनिल जी, माई सेल्फ प्रदीप हल्दर, आई एम फ्रॉम कोलकाता। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। शायद आपको भी पता नहीं है, आपने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था फेसबुक में जब आपने पहली बार फेसबुक ओपन किया था, एंड मैंने आपको मैसेज किया था कि सर मैं अभी क्लास 10th में पढ़ता हूँ, तो आप क्या मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे? एंड आपके साथ मेरा ऑलरेडी 10 बार बात हो चुका है, और जब आप CNBC आवाज़ में थे, जी बिजनेस में आए, उस दिन आपके साथ मेरा वीडियो कॉल में भी बात हुआ है। सर, आपको देख के बड़ा हुआ हूँ, मेरा एज अभी 23 ईयर है, मैं फ्यूचर में बहुत, मतलब आंखों में तो सपना भरा पड़ा हुआ है, आपको देख के बहुत कुछ सीखा हूँ। थैंक यू सो मच सर, लव यू। मतलब आपके लिए मैं कोलकाता से यहाँ पे आया हूँ बस आपसे मिल करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच अर्पित जी एंड ICAI जो इतने बढ़िया प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, आपको भी आपने मौका दिया मुझे, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है सर, मैं सिर्फ देखने के लिए आया हूँ सर को। Sir, the same feeling which I also share, sir, for you. So do you see professionalism getting very deep in PSU now with the kind of leadership that we have in Modi? Because of that, you know, the average age in the all PSU banks or public sector companies also, basically professionalism, that hunger approach, you know, in terms of, because that is where what we lack, that PSU sector hai, to entrepreneurial spirit nahi aata hai. So do you see that change happening, and that's why PSU will surpass, you know? गजब का चेंज हो रहा है। आप मेरे इंटरव्यू देखिए, न्यूज़ पर यूज सेगमेंट करता हूँ मैं 10 से 11 के बीच में, ठीक है? मैंने स्पेसिफिकली इतने PSUs को बुला के इंटरव्यू किए हैं, ट्रस्ट मी, हमको लगता है कि सरकारी आदमी है ना, इसको कुछ आता नहीं होगा। आप देखिए उनके MD के एक्सपीरियंस देखिए, उनकी क्वालिफिकेशन देखिए। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, हम लोगों की आदत ही पड़ गई है कि हम PSUs को, उनके मैनेजमेंट को अंडररेट करते हैं। एक चीज़ मुझे बताओ, इम्पोर्टेंट क्या है? फिरोज शाह कोटला पर आकर बांग्लादेश के अटैक के सामने कोई डेविड वार्नर सेंचुरी मार के जाता है, वो बड़ी बात है कि मेलबर्न या पर्थ में तेंदुलकर, मैकग्रा और इस तरह के ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक के सामने सेंचुरी मारता है। आप करके कभी ये सोच के देखिए कि PSU कंपनियों के मैनेजमेंट किस एनवायरनमेंट में, किस रेस्ट्रिक्शन में काम करके परफॉर्म कर रहे हैं। अगर समझो उनको वो माहौल मिल जाए जो प्राइवेट कंपनियों को मिला हुआ है, तो फाड़ देंगे वो, करेक्ट? उसके बावजूद जो चीज़ें बदल रही है, बहुत बदल रही है, बहुत सारी ऑटोनॉमी PSUs को मिल रही है। आई एम हार्ड कोर बिलीवर इन PSU स्टॉक्स, बहुत वैल्यू है। आज एक चीज़ बताओ, कितनी कंपनियां हिंदुस्तान में आपको ऐसी दिखती हैं जिनके पास 10 साल का बिजनेस है? समझो 2 साल 1 साल बाद कोई पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ ख़राब हो जावे, राइट? ग्लोबल इकोनॉमी में रेसेशन आ जावे, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, कोई चाइना फाइना 2-4 से लड़ ले, ये सब खराब होना हो जाए अगले 12 महीनों में, राइट? सबकी बैंड बजेगी। कितनी कंपनियां हिंदुस्तान में ऐसी जिनके पास 5 साल 7 साल और 10 साल का बिजनेस है?
निकाल के लिस्ट बना लीजिए तो आपको पीएसयू सबसे ऊपर मिलेंगे। कोई एचएएल, कोई बीडीएल, कोई रेलटेल, इन सब के पास काम है, ऑर्डर बुक है। पैसा कम बनाएंगे ज़्यादा बनाएंगे वो अलग बात है, लेकिन बिजनेस तो है ना। सो आई थिंक कई सारे पीएसयूज ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, डीप वैल्यू है। कहीं कहीं चीज़ें बदल रही है, कुछ बदलेंगी, बट आई स्टिल फील ठीक है, कभी भी वो चीज़ नहीं होगी जो प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट है। अल्टीमेटली दे हैव टू वर्क इन अ रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, वो तो रहने वाला ही है, लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। लेकिन पहले जो आज 10 साल पहले, 15 साल पहले हम जो सोचते थे, उससे चीज़ें बहुत बेहतर और बहुत अच्छी हो चुकी है। हाँ, उनको भी दीजिए, काफ़ी देर से बात करें। हेलो जी sir, on your birthday you had recommended HDFC Bank and DLF. Thank you very much Anil sir for your fantastic guidance. Because of the valuable guidance, investors including me have been really able to create wealth. Sir, my question is, when can we expect Nifty 30,000 levels, and what would be the top 3 sectors which you would recommend that every retail investor should invest? And, मैं ऐसे छोटे सवालों के जवाब नहीं देता। 30,000 की निफ्टी के लिए मुझे क्यों बुलाया, वो तो आप ही कर लोगे। बड़ा टारगेट बोलो, कितना चाहिए? 50,000 किस किस को चाहिए? 1 लाख किसको चाहिए? कुछ यार दमदार बड़ी बात करो, क्या छोटी बात करते हो? मजा क्या 30,000 की निफ्टी के लिए कौन पैसा लगाता है? मैं 20,000 में कभी ना लगाऊं 30,000 के लिए। मुझे तो 1 लाख की निफ्टी चाहिए, तब तो मजा है। हेलो सर, एक मिनट जी, ऐसा है ना, कैसे नहीं, मैं उनको थोड़ा चार्जअप कर रहा हूँ यार। 30,000 क्या सर, आज हम 1000 से निफ्टी शुरू करके 20,000 पे पहुँच गए 18 साल में, राइट? ये जर्नी हुई है। तो हर साल डबल तो होता है ऑन एन एवरेज। आपको कितने साल तक का टारगेट चाहिए, अब आप गिन लो। अगर आप अगले 30 साल सोचते हो तो ये 20,000 की निफ्टी कम से कम 2.5 लाख 3 लाख तो होनी चाहिए, कम से कम इतनी तो बनती है, बाकी आपकी मर्जी। जी मैम। अच्छा एक मिनट, एक और आपको कोई क्वेश्चन का पार्ट था शायद। सेक्टर, 3 सेक्टर। मैं पीएसयूज पे बहुत बुलिश हूँ। पहला, जिसमें आपके कुछ पीएसयू बैंक्स, कुछ डिफेंस और कुछ रेलवे स्टॉक्स हैं। रेलवे मेरी लेटेस्ट लास्ट 1-1.5 साल से बड़ी स्ट्रॉन्ग थीम है, और मुझे लगता है जो काम रेलवे में हो रहा है वो वैसा ही हो रहा है जो आपका काम शुरू हुआ था डिफेंस में, वो उतनी बड़ी थीम बन रही है, पहली चीज़। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई, चाइना +1, आत्मनिर्भर भारत, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए सारे से। तीसरा, रियल एस्टेट। अगले 3-5 साल के लिए मैं रियल एस्टेट पर बहुत बुलिश हूँ। तो रियल एस्टेट और रियल एस्टेट के साथ जो जुड़े हुए दूसरे सेक्टर, होम फर्निशिंग टाइप हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ये सारे, ये 3 थीम, अगर आपको टॉप 3 थीम चाहिए जी मैम। सर, हम इक्विटीज में तो इन्वेस्ट करते हैं, पर आपका डिफरेंट एसेट, इक्विटीज में तो हर कोई इन्वेस्ट अभी कर ही रहे हैं, पर आपका डिफरेंट एसेट क्लासेस के लिए क्या व्यू है? क्रिप्टो करेंसीज हो गए, डॉलर्स हो गए, रीट्स हो गए। किस किस में चाहिए? रीट्स और क्रिप्टो करेंसीज हो गए, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी डॉलर्स और में, गोल्ड में, डॉलर्स। ओके। सो गोल्ड डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, 5 से 10% आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं। रीट्स को आप एफडी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर देखिए, डेट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, जहाँ आपको थोड़ा एक एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन वही वाली बात है कि आपको कॉल ये लेना है। मैं जनरली डेट में अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे लिए डेट में प्राइम कंसर्न इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर रिस्क लेके मुझे करना है तो मैं इक्विटी करूँगा, डेट में मुझे रिस्क नहीं चाहिए। हल्की सी रिस्क इन्वेस्ट में थोड़ी सी, रीट्स में थोड़ी सी ज़्यादा है, बट वो आप कर सकते हैं। तीसरा आपका क्रिप्टो, ये एसेट क्लास है। आपने एसेट क्लास के लिए सवाल पूछा तो एसेट क्लास में मेरे तो अब तक नहीं आई है। देखिए, मेरे लाइफ में एक प्रिंसिपल है, और वो ये कि जो चीज़ समझ में नहीं आए उसमें पैसा मत लगाइए, क्योंकि इससे क्या मेरी 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जो स्टॉक मुझे समझ में नहीं आता तो दिमाग नहीं लगाना, जो समझ में आए वो 10% में से ढूंढ लो 10 अच्छे स्टॉक। सो मुझे तो क्रिप्टो समझ में कभी आज तक आया नहीं। कई बार लोग मुझे बोलते हैं, मेरे दोस्तों के बच्चे में जाता हूँ, मैंने बीच में एक बार जी न्यूज़ पे वो प्रोग्राम था मेरा सुधीर जी के साथ में, और उन्होंने मुझे पूछा भी कि अनिल क्या करना चाहिए, 48-50 हज़ार का बिटकॉइन था, तो बोले क्या करना चाहिए, सब इतना सब कुछ चल रहा है। तो मैंने एक ही सवाल में जवाब दिया था, मैंने कहा कि सर अपना बेच दीजिए,
अपने दोस्तों का भेज दीजिए, रिश्तेदारों का भेज दीजिए, कहीं से उधार मिलता तो उनका भी लेके भेज दीजिए। और तब मैं मिलता था, हमारे सारे 20-25 साल वाले बच्चे, आपको पता है ना कि क्रिप्टो में एवरेज एज 22 साल है इंडिया की जो लोग लगा रहे हैं, और एवरेज इन्वेस्टमेंट की टिकट साइज 13 या 14 हज़ार रुपये है। ये क्रिप्टो का डेटा है। और 68% लोग जो क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं वो मेट्रो सिटीज़ और सेमी मेट्रो सिटीज़ के बाहर रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये सब अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। और मैं जब जाता हूँ मुझे बोलता है, अंकल आपको क्या आता है? आप वो पुराने ज़माने के सीमेंट स्टील खरीदने वाले हो। बात तो सही, भाई नहीं आता तो नहीं। और जो क्या होता है कि जिसने पैसा बनाया वो अपने आप को तोप समझता है, समझना भी चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, वक्त बताएगा, हमें नहीं आता नहीं। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पता है? नहीं पता है। तो फिर आप कैसे क्रिप्टो पे बोल सकते हो बेचने? आपका पैसा है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ आप उतना लगाइए कि जितना जीरो हो जाए तो आपको चलेगा, और बाकी आपकी मर्जी। मेरी ओपिनियन है, मैं कभी नहीं लगाया, न लगाऊंगा, हमसे ना हो पाएगा। गुड इवनिंग सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। मैं काफ़ी देखता हूँ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जिनको जल्दी पैसा कमाना है, उनके तरफ से ये क्वेश्चन है। अभी जैसे मैं आज जा रहा था सुबह ट्रेन में, मैं देख रहा था छोटा सा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है। मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग इतना हाइप हो गया है, पीपल आर मेकिंग सो मच लॉसेस। लोग अपने दोस्त से लोन लेते हैं, घर से पैसे चोरी करते हैं, लोन लेके पैसा डालते हैं। डू यू थिंक सेबी को या इंस्टीट्यूट को या एक्सचेंज को कोई बेसिक क्राइटेरिया रखना चाहिए ताकि आप ये क्राइटेरिया में फिट हो, देन ही आप ट्रेड कर सको, सो दैट स्ट्रेस भी कम हो? अगर वो लॉस करेंगे एटमॉस्फेयर सब खराब हो जाता है। सिगरेट पीते हो? नो सर। ड्रिंक? नो सर। क्या लाइफ है यार। सब हैप्पी। आपको भी किसी ने तो बोला होगा कि सिगरेट मत पिया करो, ड्रिंक मत करो, फालतू के काम मत करो, किसी ने तो समझाया होगा। क्या होता है, सबको पता है क्या नहीं करना है। इसके लिए हमारी ज़रूरत नहीं है कि क्या नहीं करना है बताने के लिए, लेकिन जिसको जो करना है वो करता है। फिर भी बिकती है ना सिगरेट, शराब भी बिकती है, लोगों को जो और दूसरे काम करने कर सब करते हैं। न उनके पेरेंट्स बताते कि ये करना चाहिए, न कोई और बताता है। क्या है बॉस, ये जल्दी पैसा और बड़ा पैसा कमाने की जो लस्ट है ना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन आपके अंदर है। हम रोज बोल सकते हैं, बोलते भी हैं हम रोज। आपने इतनी देर में देखा, एक भी बार मैंने ये बोला कि ऑप्शन ट्रेडिंग करो, बड़ा पैसा बन जाएगा और बहुत बन जाएगा? 1 घंटे में तो कभी नहीं बोला। लेकिन क्या होता है कि जनरली अच्छी आदतें लगने में बहुत मुश्किल होती है। ज़िंदगी में आपने अगर कभी पान गुटखा खाना सीखा होगा तो पहला आपको किसी ने फ्री में खिलाया होगा। सिगरेट भी आपको किसी ने फ्री में पिलाई होगी, और लीकर भी आपको किसी ने फ्री में टेस्ट कराई होगी। ये सारी जो बीमारियां लगती है ना खराब वाली, ये पहले फ्री से लगती। और इसीलिए आप कहते हैं ना कि इधर से पैसा ले लिया, उधर से ले लिया। खुद की सैलरी से कमा के करो ना, और 2 बार उड़ जाए ना तो अपने आप लाइन पे आ जाएगा आदमी। लेकिन क्या है, पिताजी ने पैसे दे दिए, कहीं इधर उधर से ले आया, और फिर लगता है कि बन गया तो 1 का 4 करके दे दूंगा। तो ये सब चीज़ों में देखिए सबकी जिम्मेदारी है, मेरी भी है, सेबी की भी है, एक्सचेंजेस की भी है, सबकी है। लेकिन अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उस आदमी की है जिसको। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, डे ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आपका भी सवाल वैसा ही है। मैं आपको इसका सिंपल आंसर देता हूँ। कोई भी चीज़ लाइफ में वो करिए जिसमें 2 कंडीशन आपकी फुलफिल होती है। कोई भी चीज़, एनीथिंग, फॉरगेट ऑप्शन ट्रेडिंग। पहली, वो लीगल होनी चाहिए। इज ऑप्शन ट्रेडिंग लीगल? इज डे ट्रेडिंग लीगल? आंसर इज यस, राइट? इफ द फर्स्ट आंसर इज यस, go to second question. Do you make money out of it? If the answer is yes, do it. If it's legal and you are making money, who am I to stop you? Correct? बाकी सर ये क्या है, एक्सचेंजेस हैं, जो भी हैं, ब्रोकर्स है, ये डिपार्टमेंटल स्टोर है। मैं भी जाता हूँ ना डिपार्टमेंटल स्टोर में, वहाँ लीकर भी रखी है, सिगरेट भी। मैं तो नहीं लेके आता क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो चीज़ मुझे तो वो सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए आजकल।
मुझे हर्बल प्रोडक्ट्स चाहिए, मैं वो लेके आता हूँ, किसी को वो चाहिए वो लेके आता है। तो सबके लिए सब कुछ है, आपको क्या चाहिए उस शेल्फ में से आप उठाइए, सिंपल। जी सर, सी आलोक कतरे, जस्ट रेफरिंग, आपने मीडियम टर्म आउटलुक कॉशियस बताते हुए ये तो बोल दिया कि जो सीए प्रैक्टिस में है वो थक जाएंगे तो अपना प्रैक्टिस में चले जाएंगे, हमारे जैसों का क्या होगा जिनको मार्केट के सिवा कहीं और जाना नहीं है? आपका ही फ्यूचर अच्छा है सर। लाइटर नोट्स अपार्ट, आपके 30 साल के जो एक्सपीरियंस में, सिंस द टॉपिक इज रिस्क, ऐसा कौन से 2 या 3 रिस्क हैं जो आम तौर पे लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, या व्हाट आर द रिस्क्स व्हिच आर मोस्ट इग्नोर्ड? What are the risks which are most ignored or people are not really aware of? एक ही रिस्क सबसे बड़ी है जो इग्नोर करते लोग, कि मतलब मेरे पोर्टफोलियो पे, मेरे इन्वेस्टमेंट पे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी रिस्क ये है। तो मतलब मैं सोच के, मतलब क्या है, ऑनेस्टली बताता हूँ आपको, मेरे को सबको पता है कि हमको एक दिन मरना है, कोई अमर होके नहीं आया है, लेकिन मैं कैसे सोचता हूँ ये मरेगा पहले। मैंने तो अपने मरने की प्लानिंग ही नहीं की है, जबकि पता है मुझे भी जाना है। करेक्ट। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, जब आप इन्वेस्ट करते तो आप ये सोच के चलते सब अच्छा होगा, खराब क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं करता और उसकी कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं करता। तो द मोस्ट इग्नोर्ड थिंग इज अननोन रिस्क विच कैन हैपन एनी टाइम। कल को सुबह क्या पता कुछ अच्छा या बहुत खराब आ जाए, आप शॉर्ट करके गए हो और कुछ बहुत अच्छा आ जाए, दैट इज ऑल्सो अननोन रिस्क। इफ यू आर लॉन्ग एंड समथिंग रियली, आई मीन कुछ ऐसा खराब आ जाए कि पता चला 3% 5%, आप प्रॉब्लम ये है कि हम ये अज्यूम कर चलते कि ये सब कुछ है। व्हाट आई टेल ऑल द इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, एक लाइन दिमाग में बिठा लीजिए, रट्टा मार लीजिए, थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बस ये लाइन जिंदगी में जिस दिन आपने रट ली, आप कोई भी काम करिए आप सक्सेसफुल होंगे। थिंक फॉर द बेस्ट, आप पॉजिटिव हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं इसलिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर खराब हो गया तो मेरी जिंदगी में वही बोलूँगा, कोई भी गलती इतनी बड़ी मत करो कि दूसरी गलती करने के लायक ना रहें। गलतियाँ तो हम रोज़ करेंगे, ज़िंदगी भर करेंगे, और गलतियाँ कर करके ही सीखेंगे, लेकिन पहली गलती इतनी बड़ी कर दें कि वो, जैसे भाई साहब बता रहे थे कि पैसे चुराने पड़े, दोस्तों से उधार मांगने पड़े, डिजिटल लैंडिंग ऐप पे जाके 2-2% दिन का ब्याज देके और पेनल्टियाँ खा खा के वैसा पैसा बने, वैसी गलती मत करिए। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, इस मार्केट में आपका प्रॉपर व्यू है, प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन है, इससे बढ़िया कोई चीज़ है नहीं लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने की। ये बैठा बैठा अपने आप आपको पैसा बना के देता है, बस थोड़ी सी रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। जी सर, PSU स्टॉक की जो आपने बात कही, उसमें एक प्रॉब्लम ऐसी भी है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और अगर हम देखें तो एक और प्रॉब्लम है, करप्शंस काफ़ी है, और ये सारे बिजनेस कंट्रोल्ड है। जैसे आपने जो रेलवे के स्टॉक्स की बात की, उनकी प्राइसिंग तक कंट्रोल्ड है, क्या प्राइस कस्टमर से लेनी है, तो ऑर्डर बुक है, बट साथ साथ काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। और आज का जो गवर्नमेंट का रवैया है, पहले तो गवर्नमेंट सब PSU में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, आज की पोजीशन ये है कि गवर्नमेंट बोलते हैं वी आर नॉट इन बिजनेस ऑफ बिजनेस। दैट इज़ अ स्टेटमेंट गिवन बाय मोदी जी। एंड ऑल्सो द एटीट्यूड ऑफ द पीपल हु आर मैनेजिंग बिजनेस इज़ लाइक, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, ओनरशिप मैनेजमेंट वाला एटीट्यूड नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आपको लगता है कि PSU अच्छा करेंगे? नहीं, बहुत खराब करेंगे, मत लो आप। सी लाइफ में मेरी कितनी प्रॉब्लम है, मेरे अंदर क्या है मुझे पता है ना, आपको क्या पता है आपके अंदर। सी इट्स सिंपल, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। अगर आपको लगता है इतनी सारी प्रॉब्लम है, आपके पास अनाप शनाप पैसे तो है नहीं सर, पैसे तो लिमिटेड ही होंगे, करेक्ट। अंबानी अदानी जितने तो नहीं होंगे, ज़्यादा भी होंगे तो कितने, है ना। तो लिमिटेड पैसे हैं, अपने को सोच सर, हर स्टॉक किसी को अच्छा और किसी को खराब लगता है, और हर सेकंड ऐसा होता है, तभी ट्रेड होता है। अगर मुझे कोई स्टॉक किसी वक्त अच्छा लग रहा है, किसी को खराब लग रहा है, तभी वो बेच रहा है, मैं खरीद रहा हूँ। अगर सबको कोई स्टॉक हर वक्त अच्छा लगे तो ऊपर के सर्किट पे होगा, और खराब लगे तो नीचे के सर्किट पे होगा, राइट। तब तो मार्केट ही कहाँ है। सो मेरा पॉइंट सिंपल है, अपने लाइफ में एक प्रिंसिपल बनाओ सर, जो चीज़ समझ में ना आए, जो चीज़ पसंद आए, पहले इसको काटो, हटाओ साइड में। ये नहीं लेना, आपको PSU नहीं लेना ना, आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व होगी।
अब बाकी बचे हुए में से 20% में से प्रॉब्लम ढूंढो और उनको साइड में करो। फिर जो पसंद, कितने खरीदने सर, 10 स्टॉक, 5 स्टॉक, 15 स्टॉक, इससे ज़्यादा तो क्या कर लेंगे? करेक्ट, आराम से मिल जाएंगे आपकी पसंद के, आपकी चॉइस के 5-15 स्टॉक ढूंढना कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं है। तो अगर नहीं पसंद आते पीएसयू, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं मैंने बोला इसलिए आपको पीएसयू खरीदना है, सवाल ही नहीं, मैंने बंदूक भी नहीं दिखाई आपको। अपने जो पसंद आए वो करिए। मैं तो हम आपको भी, मैं सबको ये, कई बार लोग बोलते हैं सर आपने बोला तेजी है, उसी देर वो थोड़ी देर बाद आशु मदान साहब आके बोलते मंदी है, किसकी सुने? मैंने कहा अपने दिल की सुनो, पैसे आपके हैं। अगर आपकी और मेरी ओपिनियन मिलती है, मैं बोलता हूं तेजी है, आपको भी तेजी लगती है तो एक्ट करो। मैं बोलता हूं मंदी है, आपको भी मंदी लगती है तो बेचो। अगर मेरा आपका व्यू नहीं मिलता है तो या आप अपने व्यू के साथ रहो। कोई मैं तो जबरदस्ती तो है नहीं कि मैंने टीवी पे जो मैंने बोल दिया कि मार्केट खराब लगता है तो हर एक को बेचना ही पड़ेगा, राइट? या मैं बोलूँ अच्छा है तो आपको सबको लेना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली मैं आपको एक व्यू बनाने में मदद कर रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ ये मेरी ओपिनियन है। इफ़ यू एग्री विद माई ओपिनियन देन यू गो अहेड विद। और जब आप मेरी ओपिनियन से एग्री करते हो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आ रही पूरी की पूरी आप पे शिफ्ट हो गई। उसके बाद कुछ खराब होता तो मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि आपका भी व्यू वही था ना, राइट? देखिए क्या है, मतलब मैं मेरी गलती के लिए, अगर आज मैंने कोई सुबह सुबह सौदा किया और वो सौदे में लॉस हो गया, अरे यार जैसे ही मैंने सौदा करने की सोचा वाइफ ने पीछे से आवाज़ दे दी। और हर बार ऐसा होता है जब आवाज़ देती तो कुछ गलत हो जाता है। और मेरे पास 50 बहाने मिल जाएंगे खराब होने के, लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलूँगा अरे यार ये, जिस बार जब भी अर्पित जी बोलते कुछ ऐसा हो जाता है। और अगर पूछ लिया मैंने फोन लेने के बाद आज मैंने ये लिया है अर्पित जी ठीक तो है, अरे क्या ले लिया, वो पनौती लग गई। मतलब मेरे अलावा हर आदमी जिम्मेदार है मेरे एक्शन के लिए, मैं ही नहीं हूँ। सो अपने सिंपल फॉर्मूला एक ही रखना है। मैं बार बार ये बोलता हूँ, जो चीज़ समझ में ना आए, जो चीज़ पसंद ना आए, पहले उसको साइड में करो, 90% प्रॉब्लम सोल्व। ये नहीं लेना है, ये समझ में आ गया तो लेने वाली फिर यूनिवर्स आपकी छोटी हो जाएगी अपने। पर ये जो कॉन्स्टेंट्स पीएसयू के बताया है, तो ये आज थोड़ी है, ये तो जब से पीएसयू पैदा हुआ है तब से। अगर हमारा बच्चा नालायक है तो 25 साल में जाके थोड़ी पता चला नालायक है। कौन से माँ बाप ऐसे जिनको पता नहीं चलता 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में कि मेरा बच्चा नालायक बनने वाला है? किसी किसी का लेट पता चलता है। उसमें भी गलती माँ बाप की है, क्योंकि बाद उनको बड़ा होने के बाद उनको लगता है अब इस पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं, तभी वो नालायक होता है। सो ये सर ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप तो उल्टा, मैं आपको बोलता हूँ कि 10 साल पहले जितने खराब थे, नालायक थे, आज भी उतने नालायक है क्या? ये तो शास्त्रार्थ चलते रहेंगे जी। जी नमस्ते सर। हाँ बिल्कुल, जैसा आप बोलो, 5-7 मिनट करना है तो 6 बजे कर दीजिए खत्म, एकदम शुभ मुहूर्त। आपका क्वेश्चन जी, ये क्वेश्चन कितना ही छोटा, मुझे तो जितना बोलना है मैं उतना ही बोलता हूँ। प्रॉब्लम उनकी नहीं, प्रॉब्लम मेरी है। जी जी नमस्ते सर। किस पे, हिंडनबर्ग पे या अदानी पे? ना कोई नहीं। हाँ, क्या इसी पे? सर मैं मीडिया पे पूछना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, एक मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, 2 साथ एक साथ में वो गजनी वाला है। हाँ नहीं, हाँ सी पहली चीज़ तो ये भाई साहब देखिए, ऐसा है, एक बड़ी समस्या हमारी हिंदुस्तान के कल्चर में, हमारी थॉट प्रोसेस में, हमारी मेंटेलिटी में, विदाउट फेवरिंग और विदाउट रिकमेंडिंग एनीवन, एनी स्टॉक, एनी कंपनी और एनी ग्रुप। मैं अगर आपको कहूँ, या आपके पास में जो भाई साहब बैठे ना, ये आपसे बहुत बढ़िया सीए हैं बॉस, मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं आता, आप घटिया हैं। और बाकी अगर सब लोग मान लें तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जो इस सिस्टम में काम करते हैं, और इस सिस्टम में रेगुलेटर्स हैं, कुछ बहुत बढ़िया हैं, कुछ कम बढ़िया हैं। आप जैसे, हमारे जैसे लोग ऑडिट भी करते हैं, आरबीआई जैसे लोग रेगुलेट करते हैं, सेबी जैसे लोग रेगुलेट करते हैं, मिनिस्ट्रीज हैं। लेकिन अचानक से कोई बाहर वाला आके बोल दे ये चोर है, और वो भी ऐसा आदमी बोले कि देखो भाइयों मुझे पता है ये चोर है और इसलिए मैंने इसकी बैंड बजाई है, अब आप सब मुझ पे भरोसा करो।
कोई आदमी आके ये बोले कि मैं शॉर्ट सेलर हूँ, मैंने शॉर्ट किया है और मैंने इस पर्पज से किया है कि मुझे ये चोर लगता है, और हम सब मानते हैं कि हाँ वो चोर है, तो प्रॉब्लम पहले तो हमारे अंदर है कि हमें किसकी सुननी है। अगर हमें हमारे रेगुलेटर, तो फिर तो एक काम करो ना, फिर हमारे यहाँ के सीए से ऑडिट क्यों करवानी है? सब बाहर वाले से सीए ले आओ। अगर हमारे रेगुलेटर बराबर नहीं है तो एसईसी से ही करवा लो सारे काम। अगर हमारा सेंट्रल बैंक बराबर नहीं तो यूएस फेड से करवा लो काम। कब वो टाइम आएगा कि हम अपने लोगों पे, अपने इंस्टीट्यूशन पे भरोसा करेंगे? यार मैं नहीं कह रहा हूँ क्या सही है गलत है, लेकिन हमारा जो रिएक्शन है, नेचुरल रिएक्शन पहले क्या होता है, अरे उसने बोला इसलिए गलत है। ये तो कोई बात नहीं है ना बॉस। अगर हम अपने रेगुलेटर्स पे, अपने ऑडिटर्स पे, अपने लोगों पे भरोसा नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम पहली और आखिरी बार नहीं है, कई बार आएगी। और स्पेशली मतलब अभी मैं बताता हूँ, अगर समझिए अर्पित जी का एक दोस्त है जो मुझे पता है, समझो वो रेगुलर बार में जाता है ना, मुझे पता है अर्पित जी बहुत सज्जन आदमी, सब कुछ बढ़िया ही है, मुझे मालूम है कोई ऐसी गलत आदत नहीं। लेकिन अचानक एक दिन वो आके मुझे बोले, यार मैंने अर्पित जी को बाहर से बाहर निकलते हुए देखा था, या ये बोलते कि मेरे साथ गए थे। अरे भाई तू तो रोज जा रहा है, तू तो खुद ही यही काम कर रहा है, तू दूसरों के लिए बोल रहा है। वो हिंडनबर्ग खुद बोल रहा है मैं शॉर्ट सेलर हूँ, हर कंपनी की ऐसे बैंड बजाता हूँ और ऐसे ही पैसा कमाता हूँ। मेरा तो काम ही यही कि मैं लोगों पे सवाल उठा के पैसा बनाऊँ, लेकिन हम उस पर मानते, हम उस पर सवाल नहीं कर रहे हैं कि भाई तू रोज बाहर जाता है, तेरा कैरेक्टर लूज है, लेकिन हम अर्पित जी पे डाउट करेंगे। अरे यार अर्पित जी आप तो ऐसे न थे यार, थोड़ी थॉट प्रोसेस बदलने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ऐसे है ना, कोई गोरा आके बोले हमें कि हम अच्छे हैं, मुझे उसका सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने आज तक 75 साल के इतिहास में एक भी बार डिफॉल्ट नहीं किया। इनको रेटिंग बढ़ाने में इतना पसीना आ रहा है हमारा, और वो जो पोर्चुगल, स्पेन, ये ऐसे देश है जिनकी रेटिंग हमसे ज़्यादा है, जो 4-4 बार डिफॉल्ट हो चुके हैं। क्या सिस्टम है? क्यों चाहिए हमें उनका सर्टिफिकेट? हम उनके सर्टिफिकेट के लिए पीछे क्यों भागते हैं? मैं बताता हूं आपको, कितने अवार्ड फंक्शन में मुझे इनवाइट किया जाए, मैं जाता ही नहीं लेने। मुझे उनसे नहीं लेना है अवार्ड यार। मैं अवार्ड लूंगा तो इंस्टीट्यूट से लूंगा तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अगर मैं आके उससे अवार्ड लूं जिससे उसकी इज्जत बढ़े, तो ऐसा अवार्ड की जरूरत क्या है? मुझे नहीं चाहिए। सिंपल सी चीज है बॉस, कोई रेटिंग एजेंसी बाहर वाली को इतनी ताकत नहीं है कि हमको डिक्टेट करे। क्यों करे? हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लोगों पे हमको भरोसा होना चाहिए, हमारी इंस्टीट्यूशन पे भरोसा। कोई परफेक्ट नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हैं, न कोई इंस्टीट्यूशन है, न कोई देश परफेक्ट है। सबके यहाँ अपनी अपनी दिक्कत है। इतने सब वो ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले अमेरिका में भी काले और गोरे रोज मरते हैं ना, और हमको क्या सिखाओगे तुम? हमारे यहाँ उतना बुरा हाल नहीं है जितना आपके यहाँ है। सो इसलिए प्लीज़ ओवर रिएक्शन बंद कीजिए, डरना बंद कीजिए, अपने भाइयों पे भरोसा कीजिए। बाहर वाले तो आके रोज ठोकने की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे आप बड़े होंगे, देखिए एक बात और बोल देता हूँ, जैसे आप सुपर पावर बनेंगे, इकोनॉमिक पावर बनेंगे, इंडिया 5 से 3 में जाएगा, रोज ठोकने के लिए लोग आएंगे आपके पास, और तब हमें मजबूत रहना है, एकजुट रहना है। सर, any closing comments? We'll take questions offline अभी। सिंघवी साहब, आपके क्लोजिंग रिमार्क बड़े रिमार्केबल थे। आपने कहा जैसे आप मजबूत करेंगे लोग आपको ठोकने आएंगे। हमारे प्रोफेशन का भी यही हाल है, जितना हम स्ट्रांग होते हैं लोग हमें अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक मुद्दे की बात बताता हूं सर, कितना मर्जी बड़ा स्कैम हो, 20,000 करोड़ का स्कैम है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका लेना देना नहीं है, अगर उसको खड़ा करके उस पर डीसी फाइल करो तो दुनिया को लगता है कि जस्टिस हो गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट का वो रुतबा है कि जैसे कोई उंगली चार्टर्ड अकाउंटेंट पर उठती है उसको अरेस्ट किया जाता है, उस पर जुडिशियल प्रोसीडिंग चलाई जाती है, तो लोगों को लगता है कि जस्टिस हो गया। फ्रॉड को करने वाला परपेटेटर इस बात से पूरी तरह से दोषी हो गया। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं सर, कितने सारे केसेस हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अंडरमाइन करने के लिए किए जाते हैं। आप कन्विक्शन रेट देखें, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट कन्विक्ट होते हैं। सही बात है। सो मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहां पर ये हो गया, यहां ये हो गया।
It is only hearsay. Let us take the data of chartered accountants who are ultimately convicted. और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं सर, इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हिंदुस्तानी पूरी दुनिया के अंदर मैक्सिमम योगदान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है। आप इंडिया में देखें, आप इंटरनेशनली देखें, जहां पर भी फाइनेंशियल मार्केट से उसके लीडर्स, उसके इंटरमीडिएटर्स, वो लोग जो लोगों को इकट्ठा करके इन्वेस्टमेंट की आदत डलवाते हैं एंड मेक देम मल्टीमिलियनर्स, आर पीपल हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बस इसी बात से खत्म करते हुए एक बात कहूंगा सर, कि हम बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं, दिल में सपना संजोए बैठे, यंग लोग खास तौर पे, कि मैं कैसे अनिल सिंघवी बनूं। तो सर अनिल सिंघवी जी के मुंह से सुनिए कि अगर आप अनिल सिंघवी बनना चाहते हैं तो आप में क्या ट्रेट होनी चाहिए, आप में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साहब बताएंगे आपको कि अगर आप चाहते हो कि आप सफलताओं की चरम सीमाओं को छुएं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक एरिया में फोकस करके उस एरिया के आइकन बने, स्टार बने, अगर आप इस बात का इल्हाम रखते हैं कि अपने मुस्तकबिल को इतना खूबसूरत बना दें, इतना बेनजीर बना दें कि आने वाली जनरेशन कहे कि यही वो शख्स है जिसको हमें फॉलो करना है, तो क्या करना चाहिए। ओवर टू अनिल जी। अनिल जी सर, आप में से किसी को भी अनिल सिंघवी बनने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। बन नहीं पाएंगे साहब? इसलिए नहीं कि नहीं बन पाएंगे, अनिल सिंघवी कुछ भी नहीं है। आपको अनिल सिंघवी से बहुत आगे जाना है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मैं आपको कई बार मैं जाता हूँ, लोग बोलते हैं सर आपको देखा है, दो चीज़ें हमेशा जो मिले, सर आपका शो देखने में बड़ा मज़ा आता है। पहला रिएक्शन ये होता है, और दूसरा रिएक्शन ये होता है कि सर आपको देख के बहुत पैसा कमाए या थोड़ा बहुत कमाए। जो मैं आपको उल्टा बोलता हूँ, आपके पैसा कमाने में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ज़ीरो, अंडा। अगर आप ही अपनी किस्मत लिखवा के लाए हैं, ऊपर वाले ने लिख के भेजा कि आप पैसा कमाएंगे, तो आप कमाएंगे, वो आपकी किस्मत में लिखा है। मैं कौन हूँ आपको कमा के देने वाला? ये मेरा नसीब है कि ऊपर वाले ने मुझे जरिया बनाया, निमित्त बनाया कि मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ पैसा कमाने। इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप नहीं। दूसरी चीज, जब तक आप मुझे देख रहे हैं मैं अनिल सिंघवी हूँ। जिस दिन आप देखना मुझे बंद कर देंगे, मैं कुछ भी हूँ। मेरे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे मैं आपको टीवी सेट के सामने 5 घंटे बिठा दूं और बोलूं कि आपको मुझे देखना ही पड़ेगा। लेकिन आपकी एक छोटी सी उंगली में वो ताकत है, चैनल बदला, अनिल सिंघवी नहीं है। इसलिए मुझे किसी चीज़ का न कोई घमंड है, न कोई गुमान है, न कुछ है कि मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया है, बहुत कुछ कर लिया है। मैं भी आप ही की तरह हूँ। और इसलिए अगर किसी की इच्छा है भी कि अनिल सिंघवी बनना है, तो इच्छा ये मत रखिए, इच्छा ये रखिए कि अनिल सिंघवी से आगे और उनसे बड़ा मुझे कैसे बनना है। और मैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ये आपका टारगेट होना चाहिए। मैं तो एक वो अमिताभ का था ना डायलॉग, मैं तो कुछ भी नहीं। वो एक बार कभी सुनिएगा आप, आज आपकी बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाएगी। हमें लगता है हम बहुत टॉप हैं, हम कुछ भी नहीं है। कभी भी ज़िंदगी में ये लगे कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, थोड़ा अपने ऊपर देख लीजिए, आपके ऊपर क्या क्या है, कितने लोग हैं, अपने आप ठीक हो जाएंगे। जी सर। देखिए अनिल जी, जिंदगी में जब तक इंसान को लगता है वो कुछ नहीं, तब तक ही कुछ होता है। वो जिस दिन उसे इस बात का एहसास हो जाए कि वो कुछ है, तो वो दिन होता है जब वो कुछ नहीं होता। एक उर्दू में बड़ा उम्दा शेर है कि जो आला शख्स होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। आला समझते हैं, नोबल पीपल। जो आला शख्स होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराही पानी देती है हमेशा सर नगू होकर। कभी सुराही से पानी पिए, वो झुकती भी और पानी भी देती है। मेरा जिंदगी का बहुत जबरदस्त तजुर्बा है उन लोगों के साथ जो परपेचुअली सक्सेसफुल रहे। वो सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल हो पाए क्योंकि वो डाउन टू अर्थ थे। मैंने कहा था ना, आसमां पे किसी के ठिकाने नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते कहीं नहीं होते। जो आदमी जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, तरक्की उसकी लौंडी है। और जो इंसान ये समझता है कि मैं कुछ मुकाम पर आ गया, मैं किसी आयाम पर आ गया, वहीं से उसका डाउन ट्रेंड चालू होता है। सो थैंक यू अनिल जी फॉर कमिंग हियर। इट हैज बीन अ वंडरफुल शो। बड़ी खुशी की बात है कि 5:30 बजे ये शो खत्म होना था, 6:05 हो गए। अभी किसी के जाने का मन नहीं है, पर जाना पड़ेगा सर, क्योंकि हर हंसी चीज के खत्म होने का समय होता है। Thankful to the Regional Council for holding such a wonderful, astounding, fantabulous program. Thanks to Anil ji for coming here, and thanks to all of you. आपके अगर आप ना आते तो ये रूपरेखा यहाँ ना रखी जाती। Thank you so much.